चलो रेडी हो। देखो अफगानिस्तान वाला सुन लीजिए फिर से, नोट्स फिर से इसमें भी बोल देता हूं ताकि काम हो रहे। नोट्स बना के रख लीजिएगा। नोट्स बना के आईआर में सिर्फ जो भी टॉपिक है उसका राइट वाला लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। जो स्पेस बचेगा उसके बाद में उसको यूज कर लीजिएगा। फिलहाल जो कॉपी बनाइएगा आईआर का सादा पेज पे, उस कॉपी में 2 पार्ट कर लीजिएगा। एक साइड में रिवीजन फॉर एग्जाम रखिएगा, सिर्फ आपको इसको लिखते जाना है सब पेज का, आंख बंद करके। समझ में आ रहा है? बाकी और कुछ नोट्स नहीं बनाना है, जो मैं समझाते जाऊंगा उसको दिमाग में रख लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि आपको इलेक्शंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो सर ये दिमाग में रख लेना, ये चारों काम आएगा आपको। और इधर देखो, काम बहुत इसलिए आएगा क्योंकि कुछ कुछ चीजें हुई हैं जो बड़ा डिफरेंट हुआ है इस बार के इलेक्शंस में। देखो क्या हुआ है, जो राजस्थान में, पहले ध्यान से समझ लो। राजस्थान का जो एरिया है, उस एरिया में कांग्रेस ने काम ठीक किया था, ऐसा नहीं है कि खराब किया था। जनता का रुझान भी बहुत कुछ पता चला है इससे। कांग्रेस ने मेडिकल फैसिलिटीज दिया था, कांग्रेस ने बहुत सारा कुछ दिया था, ठीक है। तो जनता जो है सब नकार दिया और लेके आ गया बीजेपी को। लेकिन इसका इतिहास है राजस्थान का, कोई भी सरकार ना हमेशा से 1998 से हमेशा पलटता रहा है एक बार में। जैसे 5 साल कोई और रहा तो 5 साल बीजेपी, फिर नेक्स्ट बार कौन आ गया? कांग्रेस। ये पलटता रहा है, तो वही सिलसिला इस बार भी चला है। तो फिर भी कुछ लोगों ने इस बात पे कहा कि इसका मतलब आज की जनता को डेवलपमेंट का ज्यादा मतलब नहीं है, जनता को आज का महंगाई का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, खाली वाहवाजी में काम चल रहा है। तो जनता का रुझान में भी बहुत कन्वर्ट हुआ है, राजस्थान के पोलिंग से पता चला है। कुछ लोग का ये कहना है, बट फिर भी का बात तो सही है कि राजस्थान में जो है काम होने के बावजूद अगर हार गया सरकार, तो जनता जो है उसका कोई भरोसा नहीं है। और डेमोक्रेसी किसका है? गधों का सरकार, ये प्रूफ होता है, पहली बात। दूसरा बात आते हैं, कहां जीता है? एक और छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जीतने का भी कारण वही था, बहुत दिन से थे जो भूपेश बघेल हमारे, काम उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस के थे, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया, मामला उनका भी निपट गया। उसके बाद मध्य प्रदेश, देखो बीजेपी वालों ने कितना दिमाग लगाया है। एमपी में एक चेहरा बड़ा पॉपुलर है, वो चेहरा है शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा के नाम से सब लोग वहां जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो शिवराज सिंह चौहान साहब जो है, इस बार के इलेक्शंस के अंदर 2-3 चेंज हुए। पहला चेंज ये हुआ कि शिवराज सिंह चौहान को इलेक्शन के मुद्दे से ही हटा दिया गया। उनके किसी भी पोस्टर पे उनका फोटो था ही नहीं। कारण देखो बीजेपी वाले कितना दिमाग लगाया। उसको पता था कि शिवराज सिंह चौहान बहुत सालों से है, 18 लगभग सालों से, 18-20 सालों से राज कर रहा है। तो लोग 18-20 साल में ऐसे भी उब जाता है, यहाँ तो 6 महीना साल भर में लोग उब जाते हैं। 18 साल में उनका चेहरा देख देगा ऐसे ही उब जाएगा। तो बीजेपी ने उसके पोस्टर्स पे काम ही हटा दिया और सिंपल खाली पोस्टर लगा दिया मोदी जी का, और उन्हीं के नाम पे वोट मांगा गया। और चौहान का फोटो एकदम पीछे, जेपी नड्डा के भी पीछे। तो लोग का दिमाग गया ही नहीं किस पे? शिवराज सिंह चौहान पे, और मोदी के फेस पे वोट मिल गया। फिर सेम काम राजस्थान में किया। क्योंकि राजस्थान में जो उसका अपोजिशन लीडर है उसको भी देखना पसंद, वसुंधरा राजे, तो उसको भी बहुत लोग चाहते नहीं है वसुंधरा राजे को कि वो सीएम बने, हालांकि वो फीमेल कैंडिडेट स्ट्रांग है। वसुंधरा राजे को भी गायब कर दिया गया फोटो से, इसलिए कि भैया पहले आने तो सरकार, उसके बाद हम सीएम चुनेंगे किस हिसाब से। तो दिमाग क्या लगाया? उसने फेस को हटाया। तो बीजेपी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मास्टर स्ट्रोक खेलता है खाली ऐसे, उसने दिमाग लगा के सब जगह काम किया है। कांग्रेस वाला क्या है कि सर पहले भी गधा था, अभी भी गधा है। हमको सबसे बुरा क्या लगता है कांग्रेस का, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो वर्ल्ड कप खेलने नहीं, देखने जब जब गए हैं तो बोल दिया गया तब इंडिया हार गया है। तो उनको पनौती घोषित कर दिया राहुल गांधी, कह रहा है कि जो मोदी है वो पनौती है, जहां जाते हैं वर्ल्ड कप इंडिया हार जाता है। तो अब चूंकि राहुल गांधी जहां जा गए वहां पे वो हार गए, तो अब वापस एक ट्वीट वायरल हो गया कि राहुल गांधी पनौती हैं, जब तक वो कांग्रेस से हटेंगे नहीं तब तक कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होगा। तो धीरे धीरे ये सब चीजें जो है राजनीति का मजा लीजिए, और जो है मजा लेने में कुछ कुछ पॉइंट्स को समझते रहिए कि गेम सिर्फ बोल के नहीं खेला जाता है, गेम काम करके और सही सही चीज पे चोट मारने से काम होता है। बीजेपी देखो इतना दिमाग लगा लगा के, जहां पे सरकार उतना साल से था उसका फोटो गायब कर देना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पोस्टर में लाने नहीं दिया शिवराज सिंह चौहान। पूरे इलेक्शन कैंपेन में शिवराज सिंह चौहान कहीं नहीं गए। और सर लगभग 26 से 27 बार, लगभग 108 बार समथिंग रैली एमपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी किए हैं। तो मतलब ये है कि जो है बीजेपी ने गेम तगड़ा खेला है, उसका परिणाम उनको मिला है। बहरहाल अब आज मिजोरम का है, शायद मणिपुर का, तो आज हो जाएगा मणिपुर का काउंटिंग। और मणिपुर में भी पूरा उम्मीद है कि यही बाबा आएंगे। उसके पीछे कारण है क्योंकि अभी लहर चल रहा है, लहर अभी चलेगा, तो लहर कुछ दिन चलेगा। हमको बुरा ही लगता है कि जो कांग्रेस वाले हैं जो पिछले 50-60 साल से राज किए, ठीक है ना, तो राज करने के बाद उन्होंने देखो काम सबने किया। मैंने बोला कभी भी ये नहीं कह, सब मैंने बार बार बोला है, हालांकि फॉरेन पॉलिसी पढ़ाऊंगा वहां भी पता चलेगा हर पीएम ने अपना काम किया है। तो इलेक्शन का रुझान अभी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिएगा ये कि बस 3 जगह पे बना लिया है। और अगर हम इंडिया के मैप की बात करें
तो बीजेपी का कब्जा लगभग इंडिया के पूरे नॉर्थ इंडिया में लगभग कब्जा हो चुका है। कुछ वैसा है जो मुगल राज की तरह, कुछ वैसा है जो उस तरीके का कांड हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो बीजेपी का जो है एक्सपेंशन बढ़ता चला जा रहा है। साउथ में एक तेलंगाना में सीट हारी है, लेकिन फिर भी बीजेपी की जीत है, इसलिए क्योंकि बीजेपी को जहां एक भी सीट नहीं मिलता था वहां पर उसने टक्कर दिया है। तो मान लो 56 में अगर 36 सीट भी मिल रहा है, 56 कांग्रेस को 36 इसको, चाहे मतलब उसको 53 इसको 10 ही मिल रहा है, तो ना से हाँ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे भी इसने ठीक ठाक लड़ाई करी है। साउथ में बीजेपी को आने नहीं देता है सब। साउथ में बीजेपी को सिंपल, मैंने पहले पढ़ा उस समय भी बोला था कि बीजेपी केंद्र में रखेगा, रीजनल पार्टीज वहां पे बीजेपी को आने नहीं देता है जनरली, ठीक है। लेकिन फिर भी इस बार जो रुझान है वो देख के लगा है कि बीजेपी का वर्चस्व है। तो जो दर्द था कहां का, कर्नाटका का दर्द था ना, वो दर्द जो है बीजेपी भरपाई कर लिया है, और मोदी जी जो है इसका मतलब जो है कांड कर लिया। और मैंने बोला था कि सारा लोग कर्नाटका कर्नाटका चिल्ला रहा था, उत्तर प्रदेश में मैंने बोला था स्मार्ट सिटी के लिए और कुंभ मेला और इन सब के लिए जो है जो उसका मेला होता है उसमें 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ का टेंडर था, इसलिए वहां पे सरकार बना लिया अपना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पार्टीज की जब भी लड़ाई हो, चूंकि इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी पार्टीज कब बनी है और कौन से, बीपीएससी में था क्वेश्चन इस बार, तो इसीलिए वो जो एक पीडीएफ भी इसमें भेजवाया था, उसमें पॉलिटिक ग्रुप में गया था कि सिर्फ पार्टी का पढ़ लेना, जो नेशनल पार्टी है कि उसका एजेंडा क्या है और जो बना है वो कब बना है, क्योंकि पूछ हराम को रही लिया था कि कौन पार्टी पहले कौन पार्टी बाद में। और मैंने बार बार बोला है कि आप जो पेपर देंगे 2024 में, उसमें पहले से क्वेश्चन पेपर आउट है। इस बार क्वेश्चन पेपर आउट इसलिए है, जितना जितना पॉलिसी दिया है सारा पॉलिसी रट लो, जाके एकदम चैंप किया जाना, एकदम आउट है। अब आते हैं हम आईआर में पाकिस्तान पे, चूंकि हम अफगानिस्तान पर आ चुके हैं, आपको पाकिस्तान पे आ रहे हैं। लोड नहीं लेते हुए प्लीज अलर्ट रहिएगा। 11:30 तक हम क्लास को खत्म कर देंगे, इसलिए आप थोड़ा एनर्जेटिक रहिएगा। 11:30 तक पूरी तरीके से स्वस्थ, पूरी तरीके से तंदुरुस्त रहिएगा, सोइएगा मत, ठीक है। तो कल भी कर लेंगे लेकिन ज्यादा पाठ हो जाएगा। तो अगर पूरा अलर्ट, जैसे ऐसे होता है ना, देखो अलर्ट होना दो तरीके से होती है, तो पूरा अलर्ट एकदम पूरा अलर्ट, पूरा बॉडी तरह अलर्ट है, एकदम खिंचे से जा रहा है। अब जैसे मारना है, मान लो डब्ल्यूडब्ल्यूई का फाइटर देखते हो, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का फाइटर में देखना कुछ जन होता है सब, तो एकदम अलर्ट रहेगा पूरी तरीके से कि 1 मिनट में गेम खत्म कर देना है, ठीक है। और कुछ जन होता है पहले पिटाएगा, खूब लात खाएगा, खाते 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 वो अंतिम में जाकर फिर अपने एनर्जी लेकर आएगा। कुछ वैसा भी होते हैं। बॉलीवुड में जो पहले हीरो होता है, पहले सुनील शेट्टी टाइप खूब पिटाता था, पिटा पिटा उसका घर का 4-5 लोग मर जाता था, तब सुनील शेट्टी उसके बाद जोश में आएगा, तब फिर मारेगा। वैसे काम नहीं करना है, तब तक पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्या फायदा है फिर। इसलिए जब आप अलर्ट रहते हैं तो पूरा ऐसे अलर्ट रहे कि 1.5 घंटा है, पूरा मोबाइल ऑफ है, 1.5 घंटा साफ खटाखट खटाखट खींच देना है। अगर 6 घंटे का काम करना है तो 1.5 घंटे में काम हो सकता है, माइंड अलर्ट रहे तो। चलिए तो हम शुरू करते हैं, हम मान के चलते हैं आप अलर्ट है ना। तो जोर से बोल दो एक बार, यस और नो, दम से यस और नो। तो सर अलर्ट रहना, आईआर पाकिस्तान एक ही बार में खत्म हो जाएगा। आज जो खत्म नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना पंगा क्या है। चलिए पहला बात, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन नहीं जानते हैं, इसलिए डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, हम उनके लोग नहीं हैं, वो हमारे हैं, पाकिस्तान हमारा है, समझ में आ रहा है, और जन्मसिद्ध अधिकार है अपना। इधर देखो, जब अलर्ट रहने के बाद भी अलर्ट हो जाए तो उसके बाद पेन निकालने लगते हो। जिसको जो पेन निकालना है, कलम निकालना है, ताका जाके करना है, ताका जाके कर लो, शांत हो जाओ, उसके बाद आराम से इधर कर लो। जैसे जब पढ़ाई शुरू हुआ, अलर्ट हुआ, उसके बाद ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, सीधा बैठा ही नहीं है। शादी में आया रहता, शादी में अब्दुल्ला बेगाना वाला जो सुने होंगे, सबको शादी में क्या पड़ा हुआ है, जयमाला हो रहा है सामने। जयमाला में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जयमाला में जो लोग साइड में खड़े हैं उनमें इंटरेस्ट है। तो वहां जो है वहां जो है जयमाला, वो तो बोल रहा है कि जिसका होना है हो गया, हम अपना भाई देख लेते हैं। तो उधर का इधर देख रहा है, अब आज जो लड़की भी खड़ी उसको भी जयमाला में घंटा इंटरेस्ट हो भी देख रहे थे, तो इधर कितना है 3-5 चौकड़े उकड़े, कौन है, कौन स्पाइकी बाल वाला है, कौन कुछ वाला है। तो एक शादी में मार बोला नहीं कि शादी में आप जाते हैं तो सिर्फ एक का सेटिंग नहीं होता है, बहुत लोग सेटिंग करके आते हैं और उसके बाद जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए बाद में रोने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के पेशेंस रखिएगा। मतलब क्या ही लॉजिक है, उस पर जाएंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा, लेकिन वहां पे देखिएगा ऐसा ऐसा स्टाइल बना के शादी में जाया जाता है। किसको इंप्रेस करना है, दूल्हा का तो शादी हो ही रहा है, लड़की का शादी हो ही रहा है, इंप्रेस किसको करना है, उसका जो शादी नहीं हुआ है। शादी में अधिकतर लोग धोखा खा जाते हैं, उसी को इंप्रेस कर रहे होते हैं जिसका शादी 5-6 साल पहले हो गया हुआ है। वो लगता नहीं है देखने में, लेकिन उसका शादी हो गया, क्योंकि गाँव में शादी बहुत कम एज में हो जाता है और वहां पे मामला निपट जाता है। दिल्ली है नहीं कि 45-45 साल तक जो ऐसे ही रहे हुए हैं। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखना है कि सबसे बचिएगा। शादी का सीजन भी चल रहा है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपको पकड़ के शादी हो जाएगा। पकड़ा हुआ भी आ जानते हैं ना, पकड़ा हुआ भी हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा सुंदर बनने की कोशिश ना करिए, छुछुंदर की तरह बन के जाइए, बाहर देख के आइए और अपना काम करिए।
आपसे इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूं क्योंकि जीवन नर्क हो जाएगा भाई। और लड़की लोग को मैं बार बार संदेश देता हूं कि आपको शर्म क्या नहीं आता है जब आपको कोई देखता है आकर कि आगे देखो, पीछे घूमो, फिर ऊपर खड़े हो जाओ, फिर ये साड़ी में पहन के आओ, फिर ये आओ। क्यों शर्म नहीं आता है? क्यों लाज उस समय खो देते हैं आप? क्यों बेशर्म हो जाते हैं उस समय? आपका क्यों कहा जाता है आपका हाया स्पेशली? और अगर वो चीज है तो अगर वो चीज को आप हैंडल कर पा रहे हैं तो फिर हो गया, आपका जीवन वहीं से तय हो जाता है कि इसके बाद आपका जीवन कैसा जाएगा। कैसा बेशर्म टाइप है। और भाई कैसा बेशर्म है कि अपने सामने अगर बहन को उस लायक नहीं बना पाया कि उसके सामने खुद कोई आकर दूसरा आदमी देख रहा है कि ये मटेरियलिस्टिक क्या वस्तु है, क्या मटेरियलिस्टिक चीज आपको ट्रीट किया जा रहा है और आप उसमें खुश हो रहे हैं। उसमें उसके बाद देख लेते हैं, क्या देखा जाता है? सबका सब सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, देख लेते हैं, फिर दे देते हैं, गिफ्ट, हो गया, काम खत्म। एकदम आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीटिफाई कर रहे हैं, तो वैसे ही रहिएगा। तो कम से कम वो बेशर्म वाला जो है उससे निकलने की कोशिश करिए। और बस यही हम इसलिए बार बोलते रहते हैं, अपना पहचान बनाओ, पोटेंशियल बनाओ किसी अलग चीज का, नॉलेज लो, स्किल्स लो। सुंदरता, जितना लोग मेकअप करते रह जाइएगा वैसा ही ट्रीट होते जाइएगा। सुंदरता ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, शादी हो भी गया तो कुछ दिन तक, उसके बाद आप सीधा नर्क में जाइएगा। इसीलिए लॉजिक ये है कि स्किल्स पे ध्यान दो, नॉलेज लो, नया नया चीज पढ़ो, आगे बढ़ो तो काम हो जाएगा। उस बेशर्मी से निकलिए। हम नहीं कितना भी बोल ले, नहीं बोल ले, फिर भी वो चीज चलता रहता है। तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा, दम लगाइए, वहां से निकलिए। और जो है अगर कभी कभी इस तरह का सिस्टम हो भी जाए कि आपके साथ हो, तो आप लड़के से भी पूछिए, लड़का का भी मेडिकल टेस्ट कराइए, लड़का का भी काम करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। अन्यथा इस तरीके का सिचुएशन बहुत बेकार है। सुनना कितना बेकार लगता है कि कोई आदमी जाता है, कितना मैं बोला, कितना मतलब कितना उसके साथ घुटन का महसूस होता होगा कि बैठे हुए कोई बोला आगे घूमो, कोई पीछे घूमो, कोई इधर से, कोई दाएं बाएं, कोई ये सैंडल पहना के लाओ, और उसमें सब लोग हाँ ये टी कर रहे हैं। तो बेशर्मी का नेक्स्ट लेवल है। खैर, ध्यान में आपको रखना है, लाइफ आपकी जीनी है। आते हैं आगे, आइए पाकिस्तान पे आते हैं। सुन पा रहे हो? अफगानिस्तान पढ़ लिए थे। आपसे निवेदन यह है कि नॉलेज दम दबा के लेते रहो। पाकिस्तान के अंदर पहला मुद्दा उठता है कि सर पाकिस्तान क्या क्या मानता है? क्या सब इलाठू? तो पाकिस्तान क्या क्या मानता है? बिलीफ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पहला मानता है कि इंडिया जो है आज तक बिलीव नहीं करता है कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री है। वो इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पहले कुछ दिन बाद बोल दिए थे कि एक न एक दिन पाकिस्तान मिल जाएगा भारत में। अब पाकिस्तान का दिमाग हो गया खराब कि भाई कैसे बोल दे रहा है कि मिल जाएगा, हम आजाद हो गए हैं, कर मिल जाएगा। तो सर पहला नैरेटिव ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो पाकिस्तान बोल रहा है या जो मान रहा है, क्या किसी पर्टिकुलर तथ्य पे है? हवाबाजी है, हवाबाजी है, उसको कुछ आता पता नहीं, हवाबाजी है। क्या सब पूरी तरीके से मान लो इलाठो? ठीक है। तो पहला है बिलीव दैट इंडिया हैज नॉट एक्सेप्टेड द पार्टीशन। क्योंकि 1950 में नेहरू ने बोला था कि जो फ्यूचर में पाकिस्तान है वो भारत में मर्ज हो जाएगा, और इसलिए बोला था क्योंकि कल्चर हमारा एक जैसा है, तो ज्यादा चांस है कि वो क्या है, हम लोग एक साथ हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इसको अदरवाइज ले लिया। दूसरा पॉइंट इधर देखना, इंडिया विल यूज इट्स मिलिट्री मींस टू एक्वायर पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अपना मिलिट्री इस्तेमाल कर पाकिस्तान को कब्जा कर लेगा। आप मुझे बताओ, कहीं से भी पॉसिबल है? पूरा वर्ल्ड का इतिहास खंगाल के देख लो, इंडिया ने कभी किसी पर कैप्चर किया गया? नहीं। तो सर ये तो बकवास बात है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान इतना नौटंकी करता क्यों है? क्योंकि सर एक और पॉइंट है। पाकिस्तान बिलीव दैट लाइक इजराइल, पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय द होस्टाइल स्टेट्स। पाकिस्तान कह रहा है इजराइल की तरह उसके आसपास जो कंट्रीज हैं, जिस तरीके से बहुत ज्यादा होस्टाइल है, हमको मारने उड़ने के लिए इस तरह से करते रहते हैं, वैसे ही ये बताइए कौन बोल रहा है? पाकिस्तान, कि हमारे आसपास ऐसे कंट्री है जो हमको मार के खा जाएगा। आप मुझे बताओ कि ये वाला बात नहीं हो गई? बहुत सारा इस पर कहावत बन सकता है, खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब सर देखो, इन सब के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान को बोला कि सर नॉन अलाइन रहो, हालांकि नॉन अलाइन मूवमेंट में यहाँ पे समझा देता हूं, ध्यान से सुन लो, फॉरेन पॉलिसी में पढ़ेंगे। नॉन अलाइन का मूवमेंट है, मैंने बोला था कि जब इंडिया आजाद हुआ, कब आजाद हुआ? 47। कोल्ड वॉर चल रहा था कि वर्ल्ड वॉर? कोल्ड वॉर। तो दोनों में से हर कोई, मैंने बोला, चाहता था कि या तो कैपिटलिस्ट बन जाए या क्या बन जाए, कम्युनिस्ट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंडिया ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया और एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या हो गया? नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मतलब हम किसी से भी अलाइन नहीं है और हमारा खुद का अपना जो है पहचान रहेगा। क्या सुन पा रहे हैं? वो मूवमेंट काफी पॉपुलर हो गया। तो इंडिया जो है वो सिंपल बोला पाकिस्तान को भी कि भाई तू भी जो है नॉन अलाइन रह, किसी से जुड़ मत। लेकिन पाकिस्तान हराम को समझाना फर्ज था इंडिया का। पाकिस्तान काहेगा रुकने वाला था? पाकिस्तान किसके पास चला गया? यूएसए के पास। अच्छा, पाकिस्तान यूएसए के पास गया इसलिए कह रहा है क्योंकि इंडिया हमारे लिए खतरा है। इंडिया खतरा था क्या? नहीं। देखो, पाकिस्तान का 3 बिलीफ सिस्टम रिपीट करना। पहला बिलीफ सिस्टम है कि इंडिया ने अभी तक उसका पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं किया। ये कौन बोलता है? पाकिस्तान। दूसरा क्या पॉइंट बोलता है? रिपीट करना। दूसरा क्या बोलता है कि सर इंडिया जो है अपना मिलिट्री पावर यूज करेगा, किस लिए? ताकि क्या कर सके? हम पाकिस्तान पे कब्जा कर सके। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि सर पाकिस्तान बिलीव करता है कि इजराइल की तरह पाकिस्तान भी जो है बहुत सारे होस्टाइल कंट्री से सराउंडेड है, इसलिए उसको जरूरी है। इन सब बातों को खारिज करते हुए सिंपल एक कारण है, पाकिस्तान अपने आर्मी पे सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है। पहला बात।
अब आर्मी पे इतना ज्यादा खर्चा करता है तो उसको दिखाना तो पड़ेगा कि काम क्या है काम क्या नहीं है, क्योंकि पैसा जितना वो खर्च हो रहा है उसकी जरूरत है नहीं। इधर देखो ध्यान से, तो आर्मी के पैसे को जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा बॉर्डर एरिया इनसिक्योर है, इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है, ताकि जो खर्चा हो रहा है आर्मी पे वो पावरफुल और वो चीज को दिखाया जा सके। ध्यान से समझना, इसीलिए पाकिस्तान का कोई आदमी कुछ भी नहीं बोलता है जब आर्मी की बात आती है। तो क्यों मैंने बोला आर्मी क्यों पावरफुल है? क्योंकि सारा खर्चा सारा कुछ ध्यान सब आर्मी पर जाए। यहां देखना क्या लिखा है मैंने, साथ बोलता है इसलिए 3 रीजंस की वजह से ज्वाइन नहीं किया, ये सब बकवास है। बट पाकिस्तान जो है यूएसए के पास क्यों गया? क्योंकि सर उसको सर्वाइवल के लिए पैसे भी नहीं थे, तो जीने जाने के लिए वो गया है। यहां नीचे पढ़ना, नेचर ऑफ पाकिस्तान। पहला, पाकिस्तान हमेशा कहता है दैट उसको इंडिया से खतरा है। सर ये तो मतलब जाहिर सी बात है, बकवास बात है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी भी नहीं आ सकती है, क्योंकि वहां की आर्मी हमेशा डोमिनेट कर सकती है। आर्मी इतना डोमिनेंट है, देखो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है लेकिन वो नाम पे है, कागज पे है, बाकी कोई डेमोक्रेसी वो नहीं है वहां पे। ध्यान से समझना, अगर आप देखोगे थोड़ा सा मतलब सतर्कता, मैंने बोला ना कि हर इंसान का जो कल्चर है उसका, जैसे पाकिस्तान का क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आपको एक भी हिंदू नहीं मिला। बहुत सालों के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट में पहले एक थे दानिश कनेरिया और उससे पहले एक दो थे, उसके बाद एक भी हिंदू क्रिकेटर नहीं मिला इधर। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान पूरी तरह से इस्लामिस्ट होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, अब आगे आना ध्यान से, पाकिस्तान का जो भी कल्चर है वो सिंपल पाकिस्तान इसी बुनियाद पे तो बना था कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का देश है। लेकिन सर हमने जब बनाया अपना कंट्री तो हमने तो ऐसा कभी नहीं माना कि इंडिया जो है मुसलमानों का देश है या हिंदुओं का देश है। ध्यान से समझना, आज भी कोई भी धर्म का आदमी सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो कहां है? वो इंडिया में सुरक्षित है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसी राजनीति या किसी विवाद या किसी चीज के लिए नहीं सहमत है, बल्कि ये हर धर्म के लोग खुद उस तरह से रहते हैं। इंडिया में इतना ज्यादा ओपननेस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, स्पेशली जब इतना धर्म जाति हो तब। क्या सुन पा रहे हैं? तो ओवरऑल पाकिस्तान का क्या मानना है कि हम जो है पूरी तरीके से खतरे में है और इंडिया हमारे लिए खतरा है। झूठ है कि गलत है? झूठ भी है गलत भी है, समझ में आ रहा है? दोनों है। तो सर ऊपर में एक पॉइंट लिखा हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें से एक दो चीजें लिखी हुई है, देखना जरा। वो ऐसा ही लिखा हुआ है कि 2-3 मुद्दा ऐसा है जो बहुत टॉप क्लास मुद्दा है और ये मुद्दा कोई भी सुलझाना नहीं चाहता है। एक मुद्दा है कश्मीर का, हालांकि ये मुद्दा अभी आकर सुलझा। दूसरा मुद्दा है नक्सलाइट और तीसरा है नॉर्थ ईस्ट वाला। ये तीनों, नॉर्थ यहां दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट, 3 मुद्दे हैं। पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं तीनों मुद्दे पे समझौता नहीं करना चाहता है, क्योंकि सर इंडिया के भी बहुत सारे लोग समझौता पहले सरकार नहीं करना चाहती थी। अब देखो इधर, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखोगे तो बीजेपी क्यों जीत रही है, उसके पीछे भी कारण है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हवा में जीत रही है। देखो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा सुलझाया, अरे नहीं भी तो जैसे भी तैसे कम से कम अब जो है वो मुद्दे पे तो वोट नहीं मांग रहा है कोई। दूसरा पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मैंने बोला था कि बीजेपी ने पूरा फोकस कर दिया है और लगभग हर कुछ दिन सप्ताह में नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई बीजेपी का लीडर आपको मिलेगा और वो न्यूज में रहेगा। तीसरा है नक्सलाइट, नक्सलाइट को तो ठीक ठाक लेवल पे कांड करवा के जो है मामला शांत किया है। तो बीजेपी भले ही, अच्छा ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने और सब शांत कर दिए, इसके पीछे का भी, जैसे मनमोहन सिंह का भी, अरे मनमोहन सिंह भले जो भी है, जैसा है मैंने बार बोला कि मनमोहन सिंह ने भी काम किया है, हर प्राइम मिनिस्टर ने अपने लेवल पे ठीक ठाक काम किया है। और फॉरेन पॉलिसी में मैं बताऊंगा तो मैंने बोला कि अगर प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं होते ना तो मामला जो है हमारा यहां तक बढ़ता ही नहीं। तो हर प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस लेवल को ऊपर किया है, अपग्रेड किया है, चाहे वो थोड़ा सही चाहे वो ज्यादा सही। सुन पा रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर जब बनता है ना तो वो देश का होता है, और वो प्राइम मिनिस्टर की फीलिंग्स आपको हर प्राइम मिनिस्टर में इंडिया में देखने को मिल जाएगा, अन्यथा हम कभी डेवलप ही नहीं कर पाते। पाकिस्तान में इतने सारे प्रेसिडेंट बने, इतने सारे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन आज भी उसकी स्थिति वैसा ही है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टीज मैटर करता है, यहाँ पे पार्टी मैटर नहीं करता है। यहाँ पे पीएम जब बनता है ना तो फीलिंग्स आता है हमको। देखो हम जब कोई आदमी पीएम रहता है तो उस समय हमको लगता है कि ये काम कर भी रहा है या काम नहीं भी कर रहा है, लेकिन वो पीएम जब चला जाता है और वापस मतलब उसको कोई नया पीएम आ जाता है तब हमको वैल्यूएबल याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हमें कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब जनरली आम आदमी को कुछ आइडिया नहीं लगता है। जब वो निकल जाते हैं तब पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। सिमिलरली अब्दुल कलाम जब थे तो उस समय किसी को आइडिया नहीं था कि क्या काम हो रहा है, उस समय उनका इतना विरोध होता था। जब अब्दुल कलाम गए तब पता चला कि उन्होंने क्या क्या बेस बना कर गए। क्या सुन पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है? अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो क्या बात करेंगे कि सर हर प्राइम मिनिस्टर का अपना योगदान है और उसमें उस प्राइम मिनिस्टर के योगदान में हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर अभी तक पहुंचा हो। क्या सुन पा रहे हैं? और मैंने एक बार फॉरेन पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा कि जो जो जवाहरलाल नेहरू ने फॉलो किया है वही फॉलो मोदी जी कर रहे हैं। कहीं से कोई चेंज नहीं है सिवाय कुछ चीजों को छोड़कर, बस वही है। देखिए
शराब वही है, बॉटल बदल गया है। समझ में आ रहा है? बाकी कुछ नहीं। जो जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में बोला था उसी चीज का सेम वर्जन यहां पे जो बोलते हैं वो मोदी जी बोलते हैं, बस उसमें थोड़ा चेंज करके बोलते हैं। और उसके बाद फिर जब लड़ाई होता है कहां पे, संसद में, तो वहां पे चिल्लाते रहते हैं कि कांग्रेस की बस इतनी गलती है कि कांग्रेस बस ये समझ लिया था कि उसके माई बाप का है और उसका जन्मसिद्ध अधिकार है भारत में, इसलिए वो कांग्रेस जो है इसका सुपड़ा साफ हुआ। इसको घमंड आ जाता है एक लेवल के बाद। तो जो का पार्टी 50-60 सालों तक राज करे और उसके बाद यही मान ले। अभी नेपाल का आप सुने न्यूज, नेपाल में लोग डिमांड करने लगे कि मोनार्की चाहिए, अब कि राजा जो है, अब हमको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए और राजा को वापस बुलाना है। नेपाल पढ़ाऊंगा मैं आपको, और पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कैसे महेंद्र जो है और कैसे ज्ञानेंद्र जो है कांड किया है, और अब फिर लोग उसी को बुलाने पे तुले हुए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको नेपाल जब पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। तो ये है, अब देखिए जितने लोग नेपाल नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो अभी सब नेपाल का कहानी जानेगा। अब ये क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा और हमारे बारे में क्वेश्चन 100% आएगा। अब जिनको नेपाल का ईयर नहीं पता है वो पूरा अपना खंगा लेगा, इरुटेरिया उसकी तेरिया करते रहेगा और कभी उसका कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो रट के जाएगा, गड़बड़ाएगा। इसे जब नेपाल पढ़ा दूंगा तो वहां पे आपको कनेक्ट हो जाएगा कि लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं और महेंद्र कौन। सर वहां पे तो राजा में भी ऐसा लग रहा है कि सोचो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं राजशाही और पूरा का गोली मार दिया सबको, A to Z को, उसमें एक बच्चा को भी नहीं छोड़ा गया, मतलब एकदम खत्म, निपटा दिया गया। तो पूरा लॉजिक जो है, राजवंश में भी तो बहुत सारा कांड चलता है सर, ऐसा थोड़ी कि राजा आएगा सारा कुछ ठीक ही कर देगा। और राजा ने जो वहां कांड करके बर्बाद किया है नेपाल में, उसको भी कांड बताएंगे आपको। खैर बहरहाल अभी आते हैं पाकिस्तान पे। तो ओवरऑल इधर आंसर देख लीजिए, पाकिस्तान यूएसए के पास गया जबकि हम चाहते थे कि नहीं जाए, नॉन अलाइंड रहे। हमने बोला था, इधर देखो, हमने सबको बोला था कि नॉन अलाइंड रहो। कुछ कंट्री हमारा बात मान लिया, कुछ कंट्री हमारा बात नहीं माना। उसमें नंबर 1 पे पाकिस्तान। ये किसके पास चला गया? यूएसए के पास। जैसे यूएसए के पास गया तो क्वेश्चन ही पूछता है कि इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड द कोल्ड वॉर बट येट द कम्युनिज्म और द कोल्ड वॉर हैज कम टू द डोर ऑफ इंडिया। इंडिया भले ही किसी भी कोल्ड वॉर में किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हो, लेकिन कोल्ड वॉर का लड़ाई इंडिया के आराम से उसके गेट पे आ गया। और लाने वाला सबसे पहला हरामखोर कौन है? पाकिस्तान। क्योंकि जैसे उसने ज्वाइन किया, अब रसिया जो है ताकझा करना शुरू कर दिया। क्या सुन पा रहे हैं? तो ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो है, इधर आर्मी जो है कंट्रोल डेमोक्रेसी है, वहां पे आर्मी रातों रात जो चाहे कर सकती है। और यहां पे हम अगर बात करते हैं ओवरऑल, तो पाकिस्तान का जितना भी नैरेटिव है, मुझे बताओ गलत है कि सही है? सारा का सारा उसका मानना ही गलत है और निगेटिव आदमी का कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान को थोड़ा, तब मैंने बोला था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इज्जत किसी प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का है तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत मानवता वाला काम किया, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए, स्पेशली सब कुछ दरकिनार करके। ध्यान से समझना, अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर बोला था कि सर आप पाकिस्तान को एक्सेप्ट, जाकर मीनार पाकिस्तान पे जाकर बोला था कि हम पाकिस्तान को एक्सेप्ट करते हैं कि एक स्टेट है, तब जाकर इसको थोड़ा चैन मिला। फिर भी देखो, इनसिक्योर आदमी को कभी चैन नहीं मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने आपको बोला बार बार कि नवाज शरीफ, एक बोला था कल या परसों कि नवाज शरीफ वो आदमी है जो एटॉमिक बम का हद लेवल पे उसका ही जिद है हरामखोर का कि एटॉमिक बम बनाने में बहुत बड़ा योगदान है उसका। ध्यान से समझना, साइंटिस्ट तो अपना काम कर रहे थे अलग, वो भी भागा हुआ साइंटिस्ट था, आयरलैंड से भाग के आया था, पढ़ाएंगे सब। लेकिन सर नवाज शरीफ वो आदमी था जो पूरा दिमाग में मतलब गट्ठर बांध लिया था कि इंडिया को हराने का मात्र एक कारण है, आंख दिखाने का, वो क्या है कि न्यूक्लियर बम बना लेते हैं तो काम हो जाएगा। और यहां तक कि आदेश भी दिया था, आगे आपको इसमें पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर बम वाला में, तो उसमें बहुत आदेश भी दिया था और सीधा अटल बिहारी वाजपेयी को डायरेक्टली फोन करवाया था अमेरिका से भी कि भैया अगर तुमने कुछ किया या वापस नहीं लिया तो भैया हम जो है सीधा मारेंगे बम। तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपना अलग अलग स्टेटमेंट था, उनका भी कुछ अलग अलग चीजें चांद चलता था। उन्होंने भी बोल दिया था कि अगर बम मार दिए तो कल पूरा पाकिस्तान जो है सुबह नहीं देखेगा। और जो उसके बाद जो है ध्यान से समझना, अगर बम बोला कि तुम चला दो न्यूक्लियर बम और कल उगता हुआ सूरज पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा, और उसके बाद जो है हिल गया, उसके बाद क्या करेगा? इतना औकात थोड़ी ना है, कमजोर आदमी के पास इतना औकात कहां से आ जाएगा। खैर वापस आना, अब हम आते हैं थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, पॉइंट यहां तक क्लियर है? जोर से बोले ऐसा नो, कृपया करके रिलैक्स रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है? और जो है निद्रा की मुद्रा में नहीं जाएगा। निद्रा की मुद्रा पता है ना, धीरे 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 निद्रा का मुद्रा जाते रहता है, उसके बाद अंतिम में जाते जाते गुटियाएंगे आप। गुटियाना जैसी हुआ समझिए कि जा रहे हैं निद्रा की मुद्रा में। तो पहले क्या होगा, जैसे बिस्तर में बैठ के पढ़ते तो कैसे पढ़ते, पहले सीधा एकदम ऐसे पड़ेगा, फिर थोड़ा देर बाद हल्का सा खिसकेगा नीचे, फिर हल्का सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक बार फिर आएगा पूरा जोश, फिर सीधा हो जाएगा और आपके बाद टेढ़ा होगा आपकी बात, आप समझ पाए? और उसके थोड़ा देर बाद देखिए इतना टेढ़ा हुआ कि उसका मामला जो है जा चुका है। तो इसीलिए
पढ़ते समय नींद कैसे आता है, जैसे पढ़ रहे बैठे हुए फिर हाथ में हाथ दे दे सटेगा, थोड़ा गर्माहट होते रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर ऐसा होगा, उसके बाद फिर ऐसे होते होते फिर धीरे धीरे आराम से निद्रा की मुद्रा में चला जाए। इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा, काम नहीं करिएगा। चलिए आते हैं इंडिया में कैबिनेट मिशन प्रपोजल पे आते हैं, काम करते हैं, ध्यान से समझना। तो पहले, अच्छा मैं इतना बकवास करता हूं तो बुरा मत मानना, ठीक है, मान भी लोगे तो क्या कर लोगे, सच बात है वो। ब्रिटिश टेरिटरी में क्या है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स, यहां से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आईएन सिर्फ नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ चलेगा, आपको काम आएगा। तो पहला है, इंडिया में दो तरीके का टेरिटरी था, एक वो था जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और दूसरा ये था जो राजा महाराजाओं के कंट्रोल में था सब ब्रिटिश के कंट्रोल में ही, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि भाई तू राज कर, हमको जब जरूरत पड़ेगा हमको कुछ दे देना, मामला खत्म है। तो दो तरीके के होने लगा, एक हुआ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, एक क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स। ध्यान से सुनना, क्या सब सुन रहे हो। तो आजादी में डिस्कशन हुआ 1946 का कैबिनेट मिशन मेमोरेंडम प्लान में कि भैया क्या करना है। तो करना यह है, बोला गया कि दो ठो डोमिनियन स्टेट होगा, दो बड़ा बड़ा स्टेट्स होगा, एक का नाम होगा इंडिया, दूसरे का नाम होगा पाकिस्तान। क्या कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा आपको याद है इंडिया का क्या है, अलायंस बना था ना, कांग्रेस है। अरे इंडिया पार्टी की बात कर रहा हूं, पार्टी में जो इंडिया पार्टी बना, तो कांग्रेस बनाकर और पूरा पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सब मिलाकर अपनी पार्टी के नाम क्या रखे। अब बताइए इतना आदमी मिल के अगर ये हाल है, इतना आदमी मिल के इलेक्शन लड़े हैं 4 स्टेट में और ये हाल है, तो आगे का हाल आपको पता ही है। बिहार में आपकी बार बीजेपी 200 के पार, ऐसा मुद्दा आने वाला है। अब देखिएगा अकेले सरकार बनेगी बीजेपी, बिहार में इस बार अकेले सरकार बनेगा। और मैंने बाद में बोला है, क्योंकि सीएम का चेहरा कोई और है क्या, नहीं, नीतीश बाबू हैं, तो इस बार नीतीश बाबू चेहरा रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को गायब किया गया, वैसा ही इस बार देख लीजिएगा नीतीश कुमार को चेहरे से गायब किया जाएगा और बीजेपी फिर सीट पार करके ले आएगी, गारंटीड। बोल दिया ना, फिर मिलेंगे इलेक्शन के समय। तो ध्यान से समझना, इधर दो चीज हो चुका है, एक मैंने बोला कि दो डोमिनियन बन चुका है, एक इंडिया, दूसरा क्या, पाकिस्तान। इधर देखिए अंग्रेज सबको 2-3 ऑप्शन दिया, एक बोला जो भी जो राजवाड़े हैं, जहां पे राजा हैं, बोला कि या तो तुम इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो, तुम्हारा है मर्जी। सुन पा रहे हैं, आजादी थोपा नहीं गया, मतलब उसको बोला नहीं गया कि तुमको इन दोनों में से जुड़ना है, चॉइस ये भी था कि आप आजाद रह सकते हैं। लेकिन समझदार आदमी जो रहेगा वो समझदारी दिखाएगा। तो सही तो देखना, प्रिंसली स्टेट्स कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। क्या समझ में आ रहा है बात। तो क्या वो ज्वाइन रह सकता है या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन इधर देखना, अगर इफ प्रिंसली स्टेट्स वांट्स टू ज्वाइन एनी डोमिनियन, अगर चाहता है कि कोई भी राजा इन दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करे, तो उसका 2 शर्त है। क्या सुन पा रहे हो, याद रख लेना। पहला शर्त, आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। क्या सुन रहे हो, तो पहला स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तब उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आईओए, बार बार फिर बोल रहा हूं, एक स्टैंड स्टील, दूसरा क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्लियर है यहां तक। अगर ये दोनों साइन हो गया तो आप उससे जुड़ गए। मतलब शादी तभी इंडिया से होगा जब पहला जन्म पत्रिका मिल जाना चाहिए और दूसरा अलायंस करने के लिए जो आपका कॉमन वैल्यूज वो मिल जाना चाहिए। तो मतलब क्या है, दो नाम याद रखना है, एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट और दूसरा क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन एक तीसरा कंडीशन भी है, अगर कोई रजवाड़ा चाहता है कि डायरेक्टली मिल जाए तो इसको स्किप करके इसको डायरेक्टली साइन कर सकता है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए हैदराबाद है, वो चाहता है इंडिया में मिल जाए, तो डायरेक्टली उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दे सकता है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, मामला खत्म है। क्या सुन पा रहे हैं। तो सर फिर से बोल रहा हूं, अब हम अगर बात कर रहे हैं इन सब में, तो कोई भी कंट्री, कोई भी जो प्रिंसली स्टेट्स है अगर ज्वाइन करना चाहता है तो 2 शर्त है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, क्या जगह हुए हो, आना आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट इज लाइक बैना, एंड उसके बाद बैना जानते हैं ना, गांव में बैना नहीं, बयाना बोलते हैं उसको। जैसे एक बार खाने के पहले आके बोला जाता है कि खाए चले के बाद हो गल बात तैयार, टोकरी लेके आता है, फिर एक बार दोबारा आता है कि चल यहाँ पाई। तो जो है ना स्टैंड स्टील एग्रीमेंट लाइक कि अगर जो कोई साइन कर लिया तो कुछ कुछ पावर उसके हाथ में आ जाएगा। ध्यान से समझना, जैसे उसके हाथ में पोस्टल डिपार्टमेंट आ जाएगा, टेलीग्राम का डिपार्टमेंट आ जाएगा, वहां से वो सब कंट्रोल कर सकता है। सुनना ध्यान से, मतलब अगर कश्मीर ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन कर दिया है पाकिस्तान के साथ मान लो, तो पाकिस्तान कश्मीर के टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस और इन सारे चीजों पे उसका अपना एक कंट्रोल आ जाएगा। क्या सुन पा रहे हो, यानी कि आपका बयाना मिल गया है, लेकिन तब तक कश्मीर नहीं जुड़ पाएगा पाकिस्तान से जब तक आईओए साइन ना हुआ हो। क्लियर है, आईओए साइन होगा तभी कोई भी राज्य किसी दूसरे कंट्री से जुड़ पाएगा, चाहे इंडिया चाहे
किसे? पाकिस्तान। इधर आना। तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो मिल गए, बहुत सारे राज्य नौटंकी भी कर रहे थे। अब उनसे उनका कहानी पढ़ने के लिए आपको प्रधानमंत्री का मैं आपको भेजूंगा एपिसोड, वो आपको वीडियोस देखना है। जो लोग देख चुके हैं ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा, तब आपको और मजा आएगा समझने में। ध्यान से देखना। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो डायरेक्टली साइन कर दो या फिर इस तरह से प्रोसेस में जाओ। इधर आना। एक इसमें कहानी है, कैबिनेट मिशन प्रपोजल आया, देन उसमें दो तरीके की बात है, देखना। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय का, और एक मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़े प्यार से बोला कि भाई देखो ऐसा है, कोई भी राजवाड़े अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सर वहां के पीपल के विश्वास पे हमसे जुड़ेगा। मतलब वहां का रूलर ये डिसाइड नहीं करेगा कि इंडिया से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, बल्कि वहां के लोगों से पूछकर तब कोई कंट्री से ज्वाइन करेगा। सुन पा रहे हैं? और मुस्लिम लीग का कौन ज्वाइन की, क्या बोल रहा है जिन्ना, कि सर सिर्फ वहां का रूलर डिसाइड करेगा। लोग का घंटा पड़ा है। ये क्या है? ये ऑटोक्रेटिक सोसाइटी है, ध्यान से समझना। मुस्लिम लीग का क्या कहना था? क्या कहना था कि राजा डिसाइड करेगा कि वो पाकिस्तान से जुड़ेगा कि इंडिया से जुड़ेगा। और कांग्रेस का क्या कहना था कि राजा नहीं बल्कि उस राज्य के सारे लोग की सहमति के बाद डिसाइड होगा कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। हाँ तो सर ध्यान, पॉलिटी देखे हो तो उसमें आ जाएगा। आपको पॉलिटी में आएगा तो वहां पे समझ में आएगा। तो देखो अभी के लिए समझ लेना, जनमत संग्रह। अभी हम आपको चारों चीज नहीं बता रहे हैं, जैसे R² IP आपको टेक्निक है, जिनको बताया वही, परेशान मत हो। जिनको नहीं बताऊं मैं तो आप बेकारी आ गए हैं। तो लॉजिक क्या है? R² IP का मतलब है, R मतलब है रेफरेंडम, ठीक है, पूरा अभी नहीं जानिएगा। एक R मतलब है रिकॉल, एक I मतलब है इनिशिएटिव, और P मतलब है प्लेबिसाइट। तो मैं आपको अभी इतना समझा देता हूं ताकि आपका यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा और पॉलिटी में मजे से समझ लेंगे। क्या सब बिलट हो मान के चलो। तो सर प्लेबिसाइट का मतलब ही है जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट का मतलब क्या है? जनमत संग्रह। और रेफरेंडम का भी मतलब है हिंदी में जनमत संग्रह, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब हम प्लेबिसाइट की बात करते हैं तो प्लेबिसाइट में कोई थर्ड पार्टी इंटरनेशनली हो भी सकता है हमारे, और मतलब हम अगर बुलाते हैं तो, जैसे गांव में दो आदमी के बीच में लड़ाई हुआ तो पंचायती बुलाते हैं ना। तो पंचायती एक आदमी जाकर सब लोग को घर में बोलेगा चाचा पंचायती करेगा, बात एक आदमी बोलता रहता है। इधर देखना, रेफरेंडम में लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मोदी जी सरकार बने रहे। मतलब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, या क्या आप चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। तो सभी लोगों ने अपना जनमत डाला कि हाँ दिया जाना चाहिए। सुन पा रहे हैं ध्यान से? और प्लेबिसाइट में यहां के लोग से पूछे जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी बाहर का हो सकता है, या यूएसए हो या कहीं और का हो। सुन पा रहे हैं ध्यान से? लेकिन दोनों का एक ही मीनिंग है, क्या है? जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह का मीनिंग है जिधर जन का मत सबसे ज्यादा होगा वही बात माना जाएगा। तो सर आईएनसी का क्या कहना था कि जो लोग जितना ज्यादा बोलेंगे कि हमको इंडिया से जुड़ना है, तो एक राजा का जिम्मेदारी है कि वहां पे वो प्लेबिसाइट कराए और उन लोगों से या फिर रेफरेंडम कराए और पूछे कि हमको इंडिया से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। सुन पा रहे हैं? जैसे यूके में हुआ, और ब्रिटेन ने सभी लोगों से पूछा कि आप बताइए कि हम ब्रेग्जिट, ध्यान समझना, कि हम उससे जुड़े या उससे छोड़ दें या उससे हट जाए। आप मुझे एक बात बताओ, ये आपके तरीके पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे जुड़ना चाहते हैं। जैसे मान लो आप पहले से डिसाइडेड हो कि हमको इस आदमी को छोड़ देना है, तो आपने लोगों से क्या बोला? दो तरीका है बोलने का। क्या बोला? क्या हम जीवन भर इसके गुलाम रहें या हम इसको छोड़कर अपना आजाद देश बनाएं। एक तरीका ये भी हुआ बोलने का, लोग बोला अरे आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, अगर आप चाहते हो कि इसको नहीं छोड़े, तो बोले हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन भले ही छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके वजह से हमारा कंट्री बहुत डेवलप हुआ है। अब इसमें लोग का रुझान उसी तरफ से चला जाएगा। तो कभी कभी रेफरेंडम होता है, तो रेफरेंडम में अगर न्यूट्रलिटी हो तो ज्यादा अच्छा है। तो राजा सिंपल एक क्वेश्चन डाल के छोड़ देता है, क्या हम इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय दें। तो यहां पे कुछ भी क्या हुआ, राजा के कोई भी रुझान गया किसी तरफ, क्या नहीं। अब यहां के लोगों ने बोलेगा कि हाँ भाई इससे जुड़ रहा है, जुड़ गया। तो सर ध्यान से समझना, जो अभी तक हम देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम इंडिया को ज्वाइन करें या किसको ज्वाइन करें, पाकिस्तान को। इधर तो यहां पे आईएनसी का मामला आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुस्लिम लीग का मामला ज्यादा अच्छा लग रहा है? आईएनसी का, कि भाई लोग को जो उनका विश है वो ज्यादा रहे तो ठीक है। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच इनका शुरुआत से ही हरामखोर था कि राजा जब ये है तो लोग का क्या पूछना है। तो कुछ वैसा ही बात हो गया कि आपके घर के फैमिली के हेड हैं और फैमिली के हेड बिना किसी से पूछे डिसीजन खाली लेते चले जा रहे हैं, तो सर एक ना एक दिन फैमिली के हेड को मार दिया जाएगा। सुन पा रहे हो? जाएगा वो।
अब जैसे मतलब जनरली फैमिली के हेड कौन होते हैं घर में, मान लीजिए फादर होते हैं, ग्रैंडफादर तो थोड़ा साइड हो गया, प्रेसिडेंट टाइप हो गए, फादर होते हैं। अब बिना पूछले उछले अगर 10-20 काम ऐसे ही करते जाएंगे तो एक समय आएगा जब बेटा या बेटी का हाथ उठ जाएगा, नहीं तो बोल देगा कि अगर एक बात कोई तो हाथ उठ जाएगा, पापा क्या है, पापा का कांड होता था। और मैंने बोला था बिहारी पापा बड़ा डेंजरस होता है, जिस दिन आपने एक बार बोल दिया कि हाथ उठ जाए, उस दिन देखना उस दिन तुमसे बातें नहीं कर रहा, बात बंद, कि हमें कह दिला बात बोल लिया। लेकिन उनको अपने इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम इतने जो पिछले सालों में जो कांड किए हैं वो क्या किए नहीं किए, उनको कभी रियलाइज नहीं होगा। और सर पूरा समाज का दबाव है ना आप पे, क्या दबाव है, समाज का दबाव ये है कि बाप के कह दे लखो, एक मजाक कैसे बोल कि बाप के कह दे लखो, तो बेटा जो है क्वेश्चन मार्क में आ जाता है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद बेटा नालायक हो गया है, बेटा को कोई पूछने वाला, बाप भले उसके बाद कुछ भी है वो बात नहीं करेगा, पैसा भेज देगा लेकिन बात नहीं करेगा, मरे नहीं करेगा, आप समझ में आ रहे। तो इस तरीके का चीज जो है आमतौर पे होता है। जूनागढ़ का राजा जो है बड़ा तेज आदमी था, ये बोला कि आप पाकिस्तान से जुड़ेंगे, लेकिन जूनागढ़ का लोग बोल रहा है भारत से जुड़ेंगे, अगर पाकिस्तान से जुड़ गए तो तुम्ही को काट देंगे, ध्यान से समझना। अब जूनागढ़ का रूलर जो है सख्ते में आ गया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे किसका अप्रोच काम आ रहा है, आईएनसी का कि मुस्लिम लीग का? आईएनसी का, क्योंकि आईएनसी ने क्या बोला, वही लोग जुड़ पाएंगे इंडिया से जो जब वहां के लोग पूरी तरह से सहमत हो, राजा डिसाइड अकेले नहीं करेगा। लेकिन आप मुझे बताओ अगर कहीं भी लोग अगर विरोध नहीं करता तो आई थिंक जूनागढ़ जो है आज पाकिस्तान में होता। सुन पा रहे ध्यान से? तो हमारा अप्रोच काम किया। तो ये जो प्रपोजल मिशन में आया अभी तक आप जो समझे उसके अकॉर्डिंग आपने क्या समझा कि सर दो चीज हमारे लिए जरूरी है, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और दूसरा क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कोई अगर स्टेट चाहे तो क्या डायरेक्टली आईओए साइन कर सकता है? यस, उसके जो है बिहाफ पे है, उसके ऊपर है कि भैया हमको साइन करना है। जैसा नहीं होता है आज का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हर बात में रिलेशनशिप पे आता है तो उसी में चल रहा है। एक होता है कि नहीं हम जो है 5-10 साल रहते हैं और रह के उसके बाद डेटिंग वुटिंग करके तब देखते हैं शादी के लायक है कि नहीं है, और एक तरीका क्या है छोड़ो उधर शादी करो जो है बाद में चलता रहेगा। तो दोनों ऑप्शन है। तो सर आईओए जब हो गया तो डायरेक्टली शादी कर लिया। अभी के समय में अगर डेटिंग वुटिंग के चक्कर में पड़े तो हो गया, उसके बाद 15 साल रहिएगा, मामला निपट गया, उसके बाद बर्बाद हो गया लाइफ। तो लॉजिक है देखो लड़कियों के लिए हमेशा से उस तरह का नहीं रहा है सोसाइटी कि कभी भी, और कभी भी बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत अभी अमेरिका बनने में बहुत टाइम है। तो इस तरीके कभी भी सोसाइटी, और एक बार जहां आप एक बार पता चल गया कि फलानवा की बेटी चिलनवा के साथ है तो उसके बाद उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन पहले ही हो जाता है। जबकि हो सकता है उसकी गलती हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। अच्छा लड़के का उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़की का पूरा कैरेक्टर असैसिनेट हो जाता है और पूरा उसी विश्व तय होता है। इसीलिए मैंने अधिकतर बार देखा है कि कभी भी कोई चीज कमिटमेंट एकदम से नहीं करिए। और अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो सिंपल है कि मैंने बार बार बोला है लवासना में जाइए और लवासना में जिसको कमिटमेंट करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उससे पहले कमिटमेंट करिएगा तो बड़ा चर्चा होगा और ऐसा चर्चा होगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए अब मुझे बताइए जम्मू कश्मीर वाला मामला पे यहाँ कमिटमेंट में कुछ नहीं होगा, सीधा होगा शादी। क्योंकि जम्मू कश्मीर वाले पहले चाह रहे कि कमिटमेंट वाला हो, लेकिन देखिए जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कौन थे? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू कश्मीर में खाली मुस्लिम सोसाइटी है, उसके बावजूद राजा हिंदू है। तो कौन कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो है इंडिया का है और ये और अरंगा चल रहा है? जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है, ध्यान से समझना। और विवादित क्षेत्र उतना है नहीं जितना हम और आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया कि सब लोग को लगने लगा कि जम्मू कश्मीर जो है एकदम मतलब ऐसा है, जबकि जम्मू कश्मीर से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिमाचल प्रदेश में होता है। मैंने एक बार बताया भी था, हिमाचल प्रदेश में अगर आप उसका सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं जैसे बीपीएससी और हिमाचल प्रदेश का सर वहां पे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। जमीन आप हिमाचल में जाकर बाहर का खरीद के दिखाइए तो मजा लेके आप खरीद लीजिएगा। और लोग कहता है कि हम जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद पा रहे हैं और हम जम्मू कश्मीर में खरीदना चाहते हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक मुद्दे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि सर मामला बेकार हो गया। अरे देखो मैंने बताना, आप खुद से बताना, जम्मू कश्मीर का जो अगर लोकेशन की बात करते हैं इंडिया के ऊपर, मान लो टॉप पे है, तो जम्मू कश्मीर जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक तरफ चाइना इधर, दूसरी तरफ कौन? इधर पाकिस्तान। और जिस जगह पे है वो जम्मू कश्मीर, वो जियोपॉलिटिकल लोकेशन वाइज इतना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान उसको छोड़ना नहीं चाहता है। चाइना जो है वो तो उसका है नहीं, उसके बाप का भी नहीं है, लेकिन चाइना मौका गंवाना भी नहीं चाहता, इसलिए वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता है। और इंडिया फिर कैसे छोड़ दे जो खुद का है, जिसका खुद ही का है, वो एरिया अगर छोड़ दे तो मामला ऐसे ही बेकार हो जाए। क्या सुन पा रहे हैं? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे कि जो एरिया है जम्मू कश्मीर का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कि अगर एक बार में ऐसी चीजें हो गई कि जियोपॉलिटिकली लोकेशन थोड़ा भी बिगड़ा तो पूरा इंडिया का नक्शा बिगड़ जाएगा। और सर इंडिया किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि नक्शा बिगड़े। क्या बुझा रहा है? इधर देखिएगा, मोबाइल बाद में चलाइएगा। तो लॉजिक है कि अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर का मामला तो दो तरीके से हो गया। पहला कि सर
जम्मू कश्मीर को जो कोई छोड़ा है तो सर उन दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन किसी के छोड़ने नहीं छोड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा है तो हम क्या छोड़ दें, हाँ या ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और जीवन का नाम लीजिएगा। पहला, पाकिस्तान जानबूझ के नहीं छोड़ना चाहता है, उसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण कि सर हरि सिंह जो है वो हिंदू रूलर है, तो पाकिस्तान एक तरह से भी भड़का रहा है वहां के मुसलमानों को कि यार तुम लोग सब मुस्लिम हो और राजा हिंदू है। और सर एक बात बता देते हैं, हरि सिंह वो राजा है जिसको मुस्लिम सबसे ज्यादा मानते थे, सबसे ज्यादा एक लेवल पे प्यार करते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम बहुमत कंट्री में हिंदू का राजा होना कभी पॉसिबल ही नहीं था। और कुछ इतिहासकार का उनके पीछे जब हरि सिंह का कहानी और लोगों का मत पढ़ा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि हरि सिंह शायद जब तक जिंदा रहते तब तक कोई आदमी कभी भी बनता ही नहीं दूसरा राजा। इस लेवल का उतना ट्रस्ट था उन लोगों का। देखो इधर कितना यूनिक फीचर है। तो हरि सिंह जो है इनका एक प्रॉब्लम था, जवाहरलाल नेहरू के साथ इनका बनता नहीं था। ध्यान से समझना, क्या सुन पा रहे हो? अच्छा देखो, जवाहरलाल नेहरू के साथ बनने के लिए कोई पर्सनल रीजन नहीं था, रीजन बस ये था कि जवाहरलाल नेहरू एक वो भी एक क्या ऐसा आदमी जिसका एक पावरफुल अपना वर्चस्व है पूरा ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में, है ना। और हरि सिंह को वो आदमी पूजा कर रहा है जो उसके धर्म का भी नहीं और वहां के लोग उसको भगवान मान के रह रहे हैं। तो दोनों का तो अपना है वैल्यू। ये कुछ वैसा हो गया ना रॉकी भाई टाइप। सब लोग देख लिए ना केजीएफ? कितने लोग देख लिए हैं? जो लोग नहीं देखे हैं भाई, हर दिन आते रहता है। सूर्यवंशम वाला हाल इसका भी हो गया है, आप समझ में आ रहे हैं? तो जो सूर्यवंशम हर सप्ताह में एक बार आता है, केजीएफ भी अब लगातार आ रहा है टीवी पे, तो कभी देख लीजिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो बोलिएगा, वीडियो भेजवा देंगे हम, समझ में आ रहा है? तो रॉकी भाई जो है एक पर्टिकुलर एरिया का है, मान लीजिए गुंडा, और इसको अब बड़ा एरिया का गुंडा बनना है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ का जो गुंडा है वो भी तो अपना पावरफुल है, इसका भी इज्जत है, और बड़ा वाले का भी क्या है, इज्जत है। समझ में आ रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू मान लीजिए बड़ा वाला गुंडा, और यहाँ भी इधर मान लीजिए हरि सिंह। सुन पा रहे हैं? दोनों का पलटा इसलिए था क्योंकि दोनों अपने एरिया में हीरो थे। इधर देखिएगा, लेकिन हीरोबाजी भी समझदारी से हो तो ज्यादा ठीक लगता है। अब सर ऐसा ही बिना मतलब के लड़ाई करने चल गए, बंदूक घर पे छोड़ के आ गए, तो सर उसके बाद गोली तो लगना है, कहाँ लगेगा भगवान जाने। तो लॉजिक देखिएगा इधर, हरि सिंह नेहरू से बनता नहीं था तो वो पहले ही बोल दिए थे कि हम भारत को ज्वाइन तो नहीं करेंगे, क्लियर स्टेटमेंट था। लेकिन सर जवाहरलाल नेहरू के साथ एक आदमी था मास्टरमाइंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़ा तेज आदमी। ये बोला कि ना मानिए नहीं करेगा, लाइन पे ले आओगे पड़ी, ध्यान से समझिएगा। तो पहला जब पूछा गया, यहां तक कि माउंटबेटन जो है वो भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर इंडिया से ना जुड़े। देखो माउंटबेटन का भी नियत क्वेश्चन मार्क है, और बहुत जगहों पे है, एक जगह पे नहीं। माउंटबेटन कांग्रेस के साथ मिलकर ही सारा काम कर रहा था, लेकिन माउंटबेटन का नियत कांग्रेस इसलिए क्वेश्चन मार्क है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अजीब अजीब फैसले लिए हैं, जहां पे लगता ही है कि वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान की तरफ जम्मू कश्मीर चला जाए और बहुत सारा एरिया उसको मिल जाए। शायद सहानुभूति था, क्या था, सहानुभूति रहता तो इतना दिन तक होता नहीं। मेन मुद्दा था कि सर कहीं ना कहीं वो विवाद को और बढ़ाना चाहते थे। इधर देखिएगा, तो इतना ना प्रेशर बढ़ गया इंडिया इधर से, पाकिस्तान इधर से, कि हरि सिंह जो है उन्होंने बोला कि हम साइन करते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? सो हरि सिंह है साइन द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान। अब इंडिया पूरी तरीके से नाराज हो गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। हरामखोर, हम लोग इसको प्यार से समझा रहे थे, समझा नहीं। इधर ध्यान से देखना, पाकिस्तान जैसी देखा इधर तो साइन हो गया, आसानी से मिल गया उसको। तो मैंने बोला उसका पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ सर्विस सब पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होगा तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल में जाएगा। क्या सुन पा रहे हैं? अब पाकिस्तान खुश था कि बस बस हो गया, अब क्या कराना है, आईओए कराना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या बुझा रहा है? तो पाकिस्तान खुश था। हरि सिंह कुछ समय के लिए सोचे क्या कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए अगर हम साइन कर देंगे तो मामला शांत हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अगर है तो सोचा कि जब एगो होइए पता कर और कह दो, तो प्रेशर घटने की वजह क्या हो गया, और बढ़ गया। हरि सिंह पागल हो गए। अंत तक अब आईओए तो साइन हो ही जाएगा, पाकिस्तान पूरी तरीके से था, इंडिया अपसेट हो गया, नाराज हो गया बिल्कुल बुरी तरीके से। नाउ हरि सिंह ट्रबल में आ गए। और हरि सिंह ट्रबल में क्यों आ गए? क्योंकि अब हरि सिंह पे इतना दबाव बनने लगा पाकिस्तान कि साइन करिए साइन करिए। इधर देखना, हरि सिंह का अब मिजाज बदलना शुरू हुआ। अब उनको समझ में आने लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया है, पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए था।
तब तक पाकिस्तान ने बोला कि हरि सिंह को अभी बात समझ में आ गया है कि इसने गलती कर दिया है, अभी अपना गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसी बीच में पाकिस्तान ने लश्कर नाम का ग्रुप बनाया और लश्कर ग्रुप बनाकर जम्मू कश्मीर, सर यहां तक ध्यान से सुनना, बोला गया था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही नहीं, पूरे दिल्ली तक जाकर कब्जा करके आओ। जम्मू कश्मीर तक नहीं, कहां तक? दिल्ली तक। इसको दिल्ली चाहिए, जम्मू कश्मीर भी चाहिए। और लश्कर ग्रुप जो बनाया था, यह ग्रुप वही था जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा था। ध्यान से समझना, वर्ल्ड वॉर 2 उस समय इंडिया गुलाम था कि आजाद? गुलाम। तो ब्रिटिशर्स के इशारे पे चल रहा था। तो जो सैनिक लड़ रहे थे अगर ब्रिटिशर्स के तरफ, उस समय तो इंडिया ही सिर्फ था ना, अब तो बंटवारा हो चुका था। तो उसमें लश्कर ग्रुप जो है पूरा फैल गया कश्मीर में और पूरा बर्बाद, लूटने उठने लगा, पूरा तहस नहस करने लगा। तो सभी को लगा कि कोई नया ग्रुप आ गया है और किसी को भी नहीं पता था कि पाकिस्तान का हरकत है। इंडिया को भी बिल्कुल नहीं, जम्मू कश्मीर को भी बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ, हरि सिंह अब खतरे में आ गए। और तब हरि सिंह का जो है मौत जब सर पे दिखने लगा, तब हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया, हलू। अब जवाहरलाल बोलू अब ध्यान से समझना। तो बोला कि आप आर्मी भेजिए। तो जवाहरलाल नेहरू बोले आप आईओए पहले भेजिए, क्योंकि आप हमारे अभी नहीं शामिल हुए हैं। जब तक आप हमारे पार्ट बनेंगे नहीं तब तक हम आपकी रक्षा कैसे करेंगे? तो वो क्या सोच रहा है उधर से, वो हरि सिंह क्या मजा ले रहा है भाई, क्योंकि सर सोचो नहीं, मजा ही तो है। कह रहा कि पहले वो दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली हम आप पे तभी रक्षा कर सकते हैं जब आप हमारे पार्ट होंगे। बड़ा तेज बनत रहा। अब हरि सिंह जो है बोले कि भाई अभी का अभी हम आईओए साइन करते हैं। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो साइन किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। लेकिन आईओए किसके साथ साइन हुआ? इंडिया के साथ। और आईओए तुरंत बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू बोले कि कितना देर में? अरे बोला कि नहीं, अभी वो फैक्स कर रहा हूं, अभी लड़का पहुंच रहा है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आईओए हैज बीन साइंड विथ इंडिया। आईओए किसके साथ साइन हुआ? इंडिया के साथ। और आईओए साइन इंडिया के साथ हुआ तो जम्मू कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हुआ कि पाकिस्तान का हुआ? इंडिया का हुआ। सो ऑफिशियली जैसे ही हुआ तब यहां से इंडिया ने पूरा का पूरा दिल्ली से आर्मी भेजा और बोला कि जाओ। और सर जुदर जो है हमारे हरि सिंह ये बोल के सो गए कि अगर इंडिया का आर्मी नहीं पहुंचा रात तक या सुबह तक तो हमको रात में सोने समय गोली मार देना। क्योंकि सर जो माहौल हो चुका था, क्योंकि सबसे इनको बेकार क्या लग रहा था, क्योंकि बेकार इसलिए लग रहा था क्योंकि इनके रहते आज तक जम्मू कश्मीर में कोई इतना हादसा नहीं हुआ था। लोग इनको भगवान की तरह पूछते थे और इसलिए इनको इनसिक्योरिटी होने लगा इस बात का कि मेरे रह जीते जी पूरा का पूरा लोग बर्बाद हो जाएगा। सर ये दिखाता है कि एक राजा में और वहां के प्रजा में कितना जबरदस्त कनेक्शन था कि प्रजा राजा के बारे में सोच रहा है और राजा प्रजा के बारे में सोच रहा है। हरि सिंह को इसलिए बुरा लग रहा है कि सर लूटपाट मेरे रहते हो रहा है और हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या सुन पा रहे ध्यान से? तो सर जैसे इंडियन आर्मी आया उसके बाद धदा धदा मारना शुरू हुआ। लेकिन एक ग्रुप का नाम क्या था? लश्कर। जब इंडिया का आर्मी जब गया तो देखा कि ये तो छुटका है रे, जो हमारे साथ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहा था। अरे वर्ल्ड वॉर 2 में सैनिक तो सब एक ही साथ थे ना। तब वहां से पता चला रही तो पाकिस्तान के गेम है। उसके पहले तो सभी को पता था कि लश्कर से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहता है कि कब्जा कर ले। जब वहां पे सैनिक दोनों लड़ने लगे तब इसको लगा कि अरे तू तो वही है राम खिलावन जो हमारे साथ दोनों लड़ रहे थे, समझ में आ रहे। तब फाइनली पता चला कि पाकिस्तान का गेम है। देन इंडिया ने ऊपर से ऑर्डर दिया कि जितना भी एरिया है सबको खाली करवाओ, A to Z। लेकिन तब तक पाकिस्तान बहुत सारे कश्मीर के एरिया को कैप्चर कर लिया था, जिसको आज हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइंग कश्मीर, POK। और बार बार फुल फॉर्म आता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है। तो POK मतलब क्या होगा? पाकिस्तान ऑक्यूपाइंग कश्मीर। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। हमने रातों रात पाकिस्तान को जो है खदेड़ खदेड़ के पीटा, बहुत सारे एरिया खाली भी करवा लिया। लेकिन कुछ वैसे एरियाज रहे जहां पे फिर लड़ाई के बाद हमको पीछे हटना पड़ा ड्यू टू द मंथ ऑफ दिसंबर। और ठंड के समय में कुछ वैसा सिचुएशन हो जाता है कि आज भी नियम है कि बॉर्डर पे जो रक्षा करने वाले सिपाही होते हैं वो दिसंबर से फरवरी मार्च तक पीछे चले आते हैं, बिना इस बात का टेंशन लिए कि कोई आदमी उस पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हरामखोर नियत पाकिस्तान का खराब है। इंडिया वाला पीछे चला आया, अब पाकिस्तान जो है वहीं पे जाके अपना बना दिया बेस। उसके लिए फिर ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया। यानी कि पाकिस्तान का नियत कहीं पे भी साफ नहीं दिखेगा। तो मुझे बताना जा रहा ध्यान से देख के, क्या कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का है कि पाकिस्तान का है? इंडिया का है। और दूसरी बात, चूंकि INC ने खुद बोला था कि सिर्फ एक राजा के साइन करने से तो मामला नहीं हो जाएगा, क्योंकि राजा ने साइन किया है कि IOC। लेकिन इंडिया ने क्या बोला था कि भैया आपको वहां पे प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह कराना होगा। तो इंडिया भले ही उस समय IOA ने कर लिया, लेकिन इंडिया ने बोला कि एक बार ये हो जाए। तो सर हरि सिंह बोले अरे प्रभु पहले बचाइए, तब जनमत संग्रह होगा ना। जब जंग रहेगा ही नहीं तो जनमत क्या होगा?
अरे समझ में आ रहा है? तो बोला कि ठीक है, हम आयु अभी एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद जब हम यहाँ से फ्री होते हैं तो आपको जन्म संग्रह कराना होगा और लोगों का यहां से लेना पड़ेगा कि हाँ हम इंडिया से जुड़ना चाहते हैं। क्या सुन पा रहे ध्यान से? इधर लश्कर देखना ध्यान से, अननोन सेंट बाय मेजर अकबर खान टू ऑक्युपाइड लैंड एंड जो अरेस्ट जम्मू कश्मीर और दिल्ली तक ऑक्युपाई करने का ऑर्डर था। यहां एक डेट है, वो डेट को थोड़ा ध्यान रखना। सितंबर 1947 दे स्टार्टेड किलिंग लूटिंग इन कश्मीर सो हरि सिंह गेट्स पैनिक। क्या सुन पा रहे हैं? हरि सिंह परेशान हो गए। तब हरि सिंह ने हेल्प मांगा फ्रॉम नेहरू। देन नेहरू सेड कि पहले आईओए पे साइन कीजिए एंड प्लेबिसाइड कराइए। अब आप बताइए, नेहरू जानबूझ के बोले होंगे नहीं बोलोगे? जानबूझ के नोटंगी किया होगा, बड़ा तेज बनत रहो ना, साइन कर दिया स्टैंड एग्रीमेंट, तो बोला जा, वो नहीं होता है। जैसे आप अपने घर में किसी का मदद कर रहे हैं और आप मदद किसी बाहर वाले से ले लिए, तो भाई नहीं बोलता है कि जा ऊपर से मदद तो से करवा लिए। तो लॉजिक कभी कभी होता है कि उस तरह से मामला हो जाता है आगे। सो इन अक्टूबर 1947 कश्मीर बिकम लीगली पार्ट ऑफ इंडिया। तो अक्टूबर 1947 में कश्मीर किसका पार्ट हो गया? इंडिया का। इधर ध्यान से समझना। सोचो इधर अपन आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान भी लगभग 14 अगस्त 1947। सुन पा रहे ध्यान से? सोचो 15 अगस्त हुआ भी नहीं, हरामखोर सितंबर में अटैक कर दिया। कौन? पाकिस्तान। यानी कि 15 दिन भी 20 दिन भी नहीं हुआ मुश्किल से, और वो अपना बिना देश संभाले किस पर अटैक किया? कश्मीर पे। और अक्टूबर में इतना मार मारे हम उसको कि सर फिर वापस उधर चला गए। सोचिए, जब आप अलग हुए हैं तो अपने आप पे डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, लेकिन अलग हुए तो पहला क्या किया? अटैक ही कर दिया। डेवलपमेंट बाद में, पहले कब्जा कर लो। और वही नियत डिसाइड किया कि पाकिस्तान क्या करेगा। इधर देखिए, अक्टूबर 1947 कश्मीर बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। क्या सुन पा रहे हैं? ऑफिशियली लीगली, हमने कोई लीगली काम नहीं किया। देन इंडियन आर्मी को भेजा गया एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन था, सिंपल, कि सर रिमूव लश्कर्स, उस पर पूरा का पूरा ऑक्युपाई करो, जितना भी एरिया वो लोग कब्जा किए हैं। इंडिया भी, आखिर लश्कर्स कौन इसको पता नहीं था। जब आर्मी कुछ वहां लड़ रही थी तो देखा कि ये वही सैनिक है जो वर्ल्ड वॉर 2 में उनके साथ लड़े थे। देन इंडिया समझ गया कि ये पाकिस्तान का गेम है। अगर सर वो नहीं जाने रहते तो पता भी नहीं चलता, हमें लगता है कि लश्कर से एक अलग ग्रुप है। और आगे, इंडिया फॉट ब्रेवली डिस्पाइट इनएक्सपीरियंस इन माउंटेन एरिया। सोचो, अभी हम आजाद हुए थे, सारा लोग विभाजन का भी झेल रहा था सब कुछ, और तब तक ये पाकिस्तान एक अलग नया कांड कर दिया। और आगे वापस कैप्चर कर लिया। देन दिसंबर में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वापस। सोचो ना, अभी सब अपना अपना घर बसा रहे हैं और इसको सर क्या है, अपना घर का फिक्र नहीं है। ये सर अपना जो है वापस अटैक पे लगा है। इसको क्या चाहिए? कश्मीर। तो तुम मुझे खून दोगे तो क्या दूंगा मैं? भैया ध्यान से देखना इधर। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मैंने जो पढ़ा है उसमें बस 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कभी मत भूलना, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कभी मत भूलना। अक्टूबर 1947 तक इंडिया का ऑफिशियली पार्ट हो चुका है कौन? कश्मीर। तो सर ओवरऑल अगर देखो कोई कहानी, तो हरि सिंह का एक ब्यूटी ये है कि उन्होंने भरोसा जीता है उस कंट्रीज में, उस राज्य में जहां पे एक अलग रिलीजन का लोग उसको इतना सपोर्ट करता है। तो एक बहुत अच्छा चीज दिखा रहा है। दूसरा चीज, अब अगर ये जीत चुके हैं और इंडिया से मिल चुके हैं तो अभी एक चीज बाकी रह रहा है, और वो बाकी क्या रह रहा है? प्लेबिसाइट। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर जनमत संग्रह कराना बाकी है, जागते रहना। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जरा इसको एक बार पढ़ना थोड़ा। अभी जो लोग नोट्स लाए हैं, पहला उनका काम ये है राइट साइड वाला पूरा लिखना। अब मैं लिखवाते ही चलूंगा ताकि जो है आपके भरोसे काम नहीं हो। बाकी फिर भी जब लगेगा कि क्लास का रिदम, देखो आयर में मेन इसलिए मैं बीच में गैप नहीं देता हूं क्योंकि उसका रिदम बेकार हो जाएगा, फिर उस आयर का ना मजा नहीं आएगा कहानी का, इस वजह से। ये नहीं तो अगर मान लो मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया कि हाँ ये रहा स्टैंड स्टिल, ये रहा प्लेबिसाइट, अब बोला आप लिखो, तो उसका रिदम बेकार हो जाएगा। और एक बार कहानी अगर मैं बता दूंगा ना, उसके बाद लिखना वाला पार्ट आप कर लेंगे तो फिर कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। मैंने बार बार बोला है, हर सब्जेक्ट को एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, हर सब्जेक्ट का रस अलग होता है, हर सब्जेक्ट का तरीका अलग होता है। आयर का तरीका यह है कंटिन्यूटी में जाना चाहिए, इसलिए मैं देखूंगा ना नॉन स्टॉपेबल आयर में जाऊंगा। और सारे सब्जेक्ट में ब्रेक हो भी जाएगा तो आयर में ब्रेक लेना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मजा ही नहीं आएगा फिर आयर का। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखकर आपको काम कर लेना है। तो इधर देखो, माउंटबेटन एडवाइस नेहरू इन 1948, देखना कि भैया जनवरी में कि टू टेक प्लेबिसाइट इन जम्मू कश्मीर बट टेक हेल्प फ्रॉम यूएन क्योंकि वी लैक टू। देखो माउंटबेटन का दिमाग, ये कहा जाता है हरामखोर का दिमाग। माउंटबेटन किसको बोल रहा है? जवाहरलाल नेहरू को। क्या बोल रहा है कि एक काम करो बेटा, तुम खुद से डिसाइड मत करो, कोई ऐसा पार्टी को बुला लो पंचायती करने के लिए जो ये बोल पाए क्लियरली, और वहां पे जो जनमत संग्रह हो उसका एक ऑफिशियल एविडेंस रहे कि हाँ जनमत संग्रह हुआ था। क्योंकि हो सकता है तुम अगर कराओगे तो हो सकता है कल कहोगे लोग क्वेश्चन मार्क कर दे कि आप कराए थे तो अपने हिसाब से करा लिए। मतलब ये कुछ वैसा हुआ कि वोट आपका खुद ही करा रहे हैं और आपका पार्टी भी इलेक्शन में लड़ रहा है। क्या सुन पा रहे हैं ध्यान से? तो लॉजिक क्या है कि जब वोट हो तो कोई तीसरा आदमी कराए और तब उसका हो तो मामला ज्यादा अच्छा लगेगा। यस और नो?
तो लॉजिक है, ध्यान से समझना। माउंटबेटन का नियत भी सही था या गलत था, इसका क्वेश्चन मार्क बहुत जगह पे है। वो लगभग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर किसको मिल जाए, पाकिस्तान को। देखो कुछ एरियाज में, कुछ कहानी में भी कहा जाता है कि जम्मू माउंटबेटन चूंकि सबके पास गया था, तो माउंटबेटन ना कश्मीर में भी गया था हरि सिंह से मिलने। तो हरि सिंह को बोला था माउंटबेटन कि भैया देखो आजाद रहने से फायदा नहीं है। तो हरि सिंह उस समय बोल रहे थे हम आजाद रहेंगे, ना इंडिया से जुड़ेंगे ना पाकिस्तान से। तो माउंटबेटन ने बोला कि देखो मेरा राय यह है कि तुमको आजाद नहीं, तुमको इन दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहोगे वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों डोमिनियन स्टेट्स है, एक ना एक दिन दोनों बड़ा होगा, तुमको कैप्चर कर लेगा। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन हरि सिंह तो हरि सिंह थे, टसन में थे क्या कि भैया हम इतने नशे में है, यहाँ के हीरो हैं, तो हम यहाँ के हीरो तो कैसे होगा। बाद में हीरोगिरी जो है निकल ही गया। तो लॉजिक क्या है ओवरऑल? इधर इंडिया ने दो चीज किया, इधर बोला कि पंचायती अगर बुलाना है, जो न्यूट्रल एजेंसी है उसको बुलाया जाए। तो इंडिया जो है यूएन के पास गया। गांव में लोग पंचायती करने के जाते हैं ना, कुछ वैसे आदमी के पास जो न्यूट्रल रहे। वो अलग बात है कि गांव के लोग में पंचायती जब करने आते हैं तो न्यूट्रल कम ही लोग रहते हैं, बाकी लोग का झुकाव कभी थोड़ा इधर या थोड़ा उधर हो ही जाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन न्यूट्रल पंचायती है, अगर न्यूट्रल पंचायती करने वाला है तो पंच परमेश्वर की तरह होना चाहिए, जो प्रेमचंद की कहानी में दिखाया गया है। जो उसके साथ गलत करता है, लेकिन उसमें बताया गया है कि पंच का क्या महत्व होता है, तो पंच उस समय परमेश्वर ही होता है। वो अपना सारा पर्सनल लड़ाई भूल के उसमें सही अगर न्याय दे तो ठीक रहता है। और होता क्या है जनरली पंचायती में, एक आदमी जैसी बोलता है उसको उसके तरफ फैसला सुना है, तो दूसरा आदमी चप्पल होकर खड़ा है कि पंच के जो है इधर काम कर लेंगे। एक आदमी फिर उसके तरफ तब तक पलरा फाड़े लाठी लेके खड़ा हो गया। अब सर सबसे ज्यादा टेंशन में कौन आ जाता है बीच में? पंच। जो पंचायती करने गया है वही मामला में फंसा हुआ है। इधर देखिए, तो यूएन के पास इंडिया इसलिए गया था पूछने क्या कि जम्मू कश्मीर हमारा है कि पाकिस्तान का है, इसलिए तो नहीं गया था। वो इसलिए गया था ताकि आप आकर जनमत संग्रह कराइए और एक एविडेंस के तौर पर रहिए। आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर हमारा ऑफिशियली था कि नहीं था? ऑफिशियली था, हमारा ऑफिशियली ऑलरेडी है, आईओए साइंड है, सब कुछ डन है। तो हम यूएन के पास इसलिए थोड़ी ना पूछने जाएंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर है कि नहीं है। और वो कौन माइकल लाल होता है जो बताएगा कि हमारा एरिया है कि नहीं है? क्या सुन पा रहे हैं? हम बस इसलिए गए कि जो जनमत संग्रह हो वो बायस्ड नहीं हो, और जनमत संग्रह हो तो किसी को ये ना लगे कि इंडिया ने जबरदस्ती करा लिया है और पाकिस्तान इधर बोल दे कि इंडिया ने जबरदस्ती सबको अपने फेवरेबल में बुला लिया। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर इसलिए यूएन के पास गया। यूएन ने बोला कि ठीक है। यूएन को वैसे भी क्या है, हर जगह टंगड़ी अंगड़ी लगाना ही है। यूएन का आदतें है, डेमोक्रेसी खतरे में है, वो तो बिन बुलाए पहुंच जाता है। तो अब की बार तो बुलाया गया है, मिठाई भी मिलेगा अलग से। तो यूएन देखो 2 मिनट में एक रिजोल्यूशन पास कर दिया धाए से, टाइम भी नहीं लगा उसको, और बोला तथास्तु, और सब अपना आदमी को उठा के पहुंचा दिया धाए से इंडिया में। यूएन इन जनवरी 1948, टाइम भी नहीं हुआ, जनवरी है कि जून है? जनवरी। इधर देखो अक्टूबर में अपन कश्मीर पे कब्जा कर लिए, ठीक है। नवंबर दिसंबर के बाद है, उस समय बोलना शुरू किया गया। इधर ध्यान से समझना, माउंटबेटन ने बोला, और जनवरी में यूएनएससी रिजोल्यूशन पास हुए। क्वेश्चन पूछा है बहुत बार। तो यूनाइटेड नेशंस जो है सिक्योरिटी काउंसिल, दो चीज का डिफरेंस कभी कोई पूछता है कि यूएनजीए क्या है और यूएनएससी क्या है, तो सर दोनों का दोनों सब कुछ डिफरेंस बताया हुआ है, एकदम लोड मत लीजिएगा, समझ लीजिए पहले। क्या सुन पा रहे हैं? तो लॉजिक देखिएगा, जनवरी 1948 में बैठा था यूएसए कि आइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, इधर देखना, पाकिस्तान जो है वो यूएसए के पास पहले ही चला गया था। तो इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान तो पहले ही तो 1947 में यूएसए की तरफ से कर रहा था, तो उसमें क्या बात बोल रहे हैं? तो सर यूएसए पहले से ही बायस था किसके तरफ? पाकिस्तान की तरफ। पहली बात ध्यान से समझना। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया को दिखाना था कि यूएस न्यूट्रल है, तो उसने एक रिजोल्यूशन पास किया, यूएनएससी रिजोल्यूशन 39, जिसके तहत उसने एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम था यूएनसीआईपी। ग्रुप का नाम क्या था? यूएनसीआईपी, जिसका फुल फॉर्म आपके पास है, जहां यूएन मिले यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यूनाइटेड नेशन और लास्ट में हो गया इंडिया पाकिस्तान, बीच में हो गया कमीशन। क्या सुन पा रहे हो? तो एक कमीशन का नाम बना, क्या बना? यूएनसीआईपी। कौन सी रिजोल्यूशन से बना? रिजोल्यूशन 39। क्या सुन पा रहे हैं? और इस कमीशन का काम क्या था कि कश्मीर जाइए और वहां जाकर प्लेबिसाइट के लिए कंडीशन बनाइए, सीसीपी, कंड्यूसिव कंडीशन फॉर प्लेबिसाइट। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसा स्थिति बनाइए जिससे कि जनमत हो सके। अब इधर बताओ, आपको बुलाया गया, बंदूक लगा दिया गया कान पे, बोला कि कहने जब ने क्यों नहीं। तो ये जो है प्लेबिसाइट का तरीका सही है कि गलत है?
गलत है। तो सर लोग अपना राय तभी दे पाएंगे जब लोग इंडिपेंडेंट और बिल्कुल निर्भीक होकर बात बोल पाए, हाँ है ना। अब आपसे पूछा जाए कि हेने रहो कि हेने रहो, अब बंदूक को हाथ में लगाए हुए है, तो सर वो तो सीधा बात है, जिधर बंदूक है उसके अपोजिट हेने होने जाएगा। तो लॉजिक क्या है इधर, पहले इवन सीआईपी को बोला गया कि बेटा ऐसा है, आप पहले शांति बनाइए ताकि लोग वोट दें। अब कुछ जगह बूथ पे वोट नहीं होता है, अरे भाई वहां वोट नहीं होता है, फिल्म पहले नहीं आता, पहले का जो मूवी आता था उसी पे तो आता था कि वोट देने कोई गया ही नहीं, तले वो बुढ़वा जा रहा है। एक अनिल कपूर का कोई मूवी है, उस मूवी में क्या होता है कि गुंडा लोग पूरा उस बूथ पे बैठ कर आराम से लूडो खेल रहे हैं कि कौन आएगा यहाँ वोट देने, और खुद ही अपना पार्टी सब जो है वोट अपना जो है चमका रहा है। तब तक एक बूढ़ा आदमी जो आ रहा है उधर से, जिसका कब्र में दोनों पांव हैं, और तो बूढ़ा सोचा कि ऐसे भी मरिए जाएंगे हम, क्या दिक्कत है। लेकिन देखो क्या वो साइंटिफिक चीज है, क्या मतलब साइकोलॉजिकली दिमाग लगाया, बोला कि बूढ़ा है मर जाएंगे, कौन सा ज्यादा दिन का जीवन है, बस लाठी लेके चल दिया। गुंडा सभी सोचेंगे बूढ़ा है, इसके एक वोट से क्या ही होना है, आने दो इसको। अभी जब गया तो लोगों में बात फैल गया कि बूढ़ा होके पहुंच गया, तू जवान सब ऐसे ही है। अब जवान सब पे धिकार है, पत्नी बोले कि तू मर जा, तुम्हारा पति काय के लिए, बूढ़ा चला गया, तेरा जवानी बेकार ये हो। अब पति जितना सारा सब भौकाल हमको ऐसे बोल दिया, अब सारा जवान लोग जो इकट्ठा हो गया सब आगे आ गया। अब इतना लोग आ गया कि गुंडा से कंट्रोल नहीं हो रहा, वोट हो गया और हीरो जीत गया। आसपास में रहा मामला क्या है, गुंडा सबको पलट गया मामला, यानी कि एक बूढ़े ने कमाल कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं ये बूढ़ा जो है गांधी जी से प्रभावित था। आप समझ आ रहे, तो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सर इवन सीआईपी ने कंडीशंस जो है शांतिपूर्वक बनाने की कोशिश करी। लेकिन देखो इधर इंडिया का कहना था दो बात, पहला यार एक तो तुम जम्मू कश्मीर में आए, हमारा एरिया पे कब्जा भी कर लिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं पीओके, क्या सुन पा रहे हो। अब आप मुझे बताओ, हम आपके घर में गए, आपका 2 रूम कब्जा कर लिए, और अब बोल रहे हैं कि इसके बाद अब जनमत संग्रह होगा, सबसे पूछा जाएगा कि कौन सा रूम किसका है, कौन सा रूम किसका है। तो भाई ये तो पहले तो रूम छोड़ो, और उसके बाद में संग्रह होगा। अभी तुम्हारे एरिया भी हम पकड़े हुए हैं, और उसी एरिया पे रह के फिर हम ये फैसला ले रहे हैं कि और सारा रूम किसके किसके तरफ जाएगा। क्या सुन पा रहे हो। तो इंडिया बोला कि बॉस आपका पहला काम यह है कि पाकिस्तान जो एरिया कैप्चर किया है उसको छोड़वाइए, तब हम जाकर जनमत संग्रह की बात करेंगे, या सुनो। और पाकिस्तान जो है ऐसा ही सिंपल अपने अडिग रहा कि हम, उसको पता था कि हम एरिया जैसी छोड़े, जो मिला जुला है हमारे को वो भी मिलने वाला नहीं, यानी कि सीधा का सीधा मामला खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो पाकिस्तान छोड़ इसलिए नहीं रहा था कि इंडिया बड़ा मार मारेगा, एरिया उसका हो जाएगा। हमको गलती से सही से जो इसमें है, अरे वो खेल होता है, वो कबड्डी होता है, वो बुढ़िया कबड्डी होता है। बुढ़िया कबड्डी जानते हैं, ठंडी में बड़ा लोग खेलता है, लड़की लोग गेम पहले बुढ़िया कबड्डी खेलते हैं, उसके बाद लड़का लोग बहुत लोग खेलने लगा। तो बुढ़िया कबड्डी का नियम कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़े करो। तो बुढ़िया कबड्डी में एगो इधर होता है, एगो और एगो इधर होता है, 2 गोला होता है, अरे 2 होता है ना, तो 2 गोला होता है, तो उसमें एगो जो होता है एगो बुढ़िया होती है। आमतौर पर जवान होता है वो, लेकिन नाम से क्या है, बुढ़िया है। और एक तरफ पूरा टीम जो है गोले में रहता है। अब गोले में से निकल के दूसरे वाले टीम को मारना है या फिर मार के भागाना है, समझ में आ रहा है। और तब तक जीतने होगा जब तक बुढ़िया जो है सबको बिना बचाए सीधा यहाँ पे आ जाए। मतलब जनरली होता है ना ऐसा। सर देखो कुछ वैसा जानते हैं ना आप लोग, इसको बोलते हैं बुढ़िया कबड्डी। अब तो ये खेल भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, लगभग ये विलुप्त हो रहा है। पहले सरकारी स्कूल में खूब होता था, ये बहुत सारा होता था, टिफिन के बाद यही चलता था, समझ में आ रहा है। तो अब हो रहा है नहीं हो रहा, भगवान का सब नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक फायदा होता था, इसमें हेल्थ थोड़ा ठीक हो जाता था लोग का, क्या कि इसमें सब का सब पार्टिसिपेट कर रहा है और सब का सब मेंटली और फिजिकली चल रहा है। बुढ़िया इस फिराक में दिमाग लगा रहा है कि केने से केने हम निकल के भागे, जो उधर का प्लेयर है वो उस पर दिमाग लगा रहा है कि निकलना तो काट दे, समझ में आ रहा है। और जो इसमें का प्लेयर है वो इस बात पे दिमाग लगा रहा है कि सबको हम खाली करें ताकि बुढ़िया सीधे भागे। तो एक ऐसा गेम जिसमें एक्टिवली सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई किसी को मौका नहीं मिल रहा है। तो ये गेम बंद हो गया तो सारे काम हो गए। हम इसको इसलिए बताए क्योंकि ध्यान से यहां समझिएगा, एक पॉइंट है जिस पॉइंट को आपको समझना यहाँ पे नेसेसरी है। पहला, इंडिया का पहला सिंपल क्या था इधर कि भाई बुढ़िया कब भागेगी उसमें, जब से इधर का कोटा खाली होगा। ध्यान से समझना। तो लॉजिक ये है कि बोला गया कि पहले आप पीओके को खाली करवाइए, तब उसके बाद हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। लेकिन पाकिस्तान माना क्या, नहीं माना। तो फिर बाद में बहुत ऊपर नीचे हुआ। यहां देखना, पीपल ऑफ कश्मीर आर इन फियर। पहली बात तो लोग इसलिए थे, क्यों थे, डर में, क्योंकि सर गोले बारूद मारपीट यही चल रहा था। दूसरा, प्लेबिसाइट के लिए कंडीशन सही हो नहीं रहा था, टू मच मिलिट्री प्रेजेंस। और आगे चलकर ये जो है, ध्यान से समझना, इवन सीआईपी आई तो इसने कोई ऐसा सिचुएशन बना नहीं पाया जिससे कि शांति हो पाए, और शांति से क्या हो पाए, जनमत संग्रह।
पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान माना नहीं, इंडिया माना नहीं। क्या सुन पा रहे हैं? लोग बाहर आए नहीं क्योंकि लोग डरे हुए थे कि भाई गोली बंदूक में कौन जाएगा वोट देने। क्या बुझा रहा है? अब आपसे राय मांगा गया और बंदूक लेकर राय मांगा गया, कौन राय देगा? ध्यान से देखिए, तो यूएनएससी दो तरीके का रिस्पॉन्सिबल होता है, पीस एंड ऑर्डर के लिए, और जो यूएनजीए का काम होता है वो जनरली होता है बजट एंड रिकमेंडेशंस के लिए। यही ध्यान रख लेना। यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका मेन काम लेन देन पैसे और बजट से होता है, और यूएनएससी का मेन काम होता है सिक्योरिटी काउंसिल से, कि सिक्योरिटी इस तरह से प्रोवाइड किया जाए ताकि मामला जो है शांति, इस तरह का ऑर्डर जो है मेंटेन रहे। क्या सुन पा रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा। यूएनएससी के अंदर P5 मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर, जिसकी बात बार बार इंडिया करता रहता है, ये भी आएगा। तो P5 कंट्री है जिसमें कि 5 ऐसे कंट्री है जो परमानेंट मेंबर है और उसमें 15 नॉन परमानेंट मेंबर है। इंडिया इसी में का बनना चाहता है, जिसका एक टारगेट चल रहा है कि P6 कंट्री हो जाए और इंडिया जो है एक नया पावरफुल कंट्री से जुड़े। लेकिन इस P5 और P6 का नियम यह है कि जो भी लोग परमानेंट 5 कंट्री हैं, उन पांचों का सहमति चाहिए, तभी अगर कोई नया कंट्री उसके साथ हो जाएगा। अब हरामखोर P5 में वो कंट्री है हमारा सबसे अच्छा दोस्त, वो है चाइना। हमको 4 गुना सपोर्ट कर देता है। ये हरामखोर इसके पास जैसी आता है ये हाथ खींच लेता है, ये हमारा वोटे नहीं देता है। तो इसके बाद अब इंडिया का एक नया कॉन्सेप्ट चला, जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था। अरे जिस दिन मोदी जी जाकर और जो बाइडेन के साथ चेस चेस करके पी रहे थे, उस दिन एक कॉन्सेप्ट चला और अमेरिका के एक आदमी बोला कि अब से ऐसा नियम आएगा कि P6 कंट्री बना दिया जाएगा, और P6 कंट्री में कुछ वैसा नियम रहेगा कि अगर जो बहुमत है 50% से ज्यादा हो तो उस आदमी को मेंबर बना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रुझान इंडिया के तरफ, इंडिया को मिलाने के लिए ये काम किया गया। बहरहाल आगे क्या होता है नहीं होता है, हम आपको इतना जरूर बता दें कि 2025 तक या शायद 2026 तक वी विल बिकम द पार्ट ऑफ P6 मेंबर मोस्ट प्रोबेबली। और जो मैं बोला हूं हो गया है तो ये भी होगा। इंडिया इसमें बहुत अच्छे से भिड़ा हुआ है और इंडिया का कुछ अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से बन जाएगा। सुन पा रहे ध्यान से? इधर तो इधर जागो। हाँ, इसका फायदा है, देखो पहला बात कि जब भी कोई कंट्री जब इसमें मिलता है तो दुनिया का जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी होगा और पूरे का पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी का सप्लाई, पूरा का पूरा चीज इस मेंबर बनने के बाद सब कुछ यही रेगुलेट करेंगे। मतलब कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो इस P5 कंट्री के बिना होकर चला जाएगा। इस मेंबर बनने के बाद आपके पास हाई, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में आप इतने आगे चले जाएंगे, इतना आपको लोन चाहिए किसी चीज का, या IMF से चाहिए, वर्ल्ड बैंक से चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको बस इतना नाम काफी है कि आप P5 के मेंबर है तो काम आपका हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इस ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमको IMF लोन नहीं देगा। मतलब कुछ वैसा ही हो गया कि आपको लोन, इधर देखो, लोन किसको मिल जाता है? जिसका मान लो पहले से लोन चल रहा है, उसने लोन सधा दिया, उसको जल्दी मिल जाएगा। जो लोन अभी तक लिया ही नहीं है, अगर वो लोन लेना चाहे तो उसको मिलेगा, लेकिन उसको तकलीफ बहुत होगा, उसको बहुत सारा कांड करना पड़ेगा। सिस्टम वैसा ही है। P5 कंट्री एक गारंटी देता है कि परमानेंट P5 कंट्री जब है तो इसमें क्या ही दिक्कत है, इसको लोन देने के बाद चुकाने का पूरा इसके पास जिम्मेदारी है, मतलब एक कोलैटरल है। बाकी सारा का सारा फैसिलिटी, वर्ल्ड का एडवांस फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब इधर ध्यान से देखना, इधर क्या जगह हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें अभी तक, तो अमेरिका ने मतलब 2 ग्रुप, सॉरी 1 ग्रुप भेजा, जिस ग्रुप का नाम क्या है? UNCIP। अब मुझे बताओ, अमेरिका चाहता तो यहां पे बोल सकता था कि नहीं कि भाई तुम दोनों का मुद्दा है, सुलझा लो। अगर अमेरिका चाहता तो बोलता कि तुम दोनों बैठो सुलझा लो, क्योंकि क्या मैंने बोला कि इस दुनिया में हर कुछ का सॉल्यूशन क्या है? टेबल पे बैठ के बातचीत करिए, टॉक्स, वार्ता, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, काम हो जाएगा। लेकिन अमेरिका का आदत क्या है? हर जगह टंगड़ी अड़ाना। तो सर अभी तो टंगड़ी आ रहा है, यहां तो पूछा गया है तो रिजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब सोचो, अमेरिका का बिल पास कराने में उसको इतना टाइम लग जाता है, और सिर्फ उसको आना था तो मात्र 1 महीने में रिजोल्यूशन पास करा के इंडिया भेज भी दिया टीम को। लेकिन ये टीम ऐसा बकलोल सब आया कि सबसे कुछ नहीं हुआ, ना इंडिया को मना पाया ना पाकिस्तान को मना पाया। अच्छा आप मुझे बताओ, इसमें गलती पाकिस्तान की है कि इंडिया की? पाकिस्तान की है, इंडिया की इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया तो अपने स्टैंड पे क्लियर है कि हमारा एरिया कब्जा किया, पहले छोड़ोगे तभी तो होगा। एरिया छोड़ोगा नहीं और फिर दूसरे एरिया पे कैसे हो जाएगा प्लेबिसाइट कि एरिया है कि नहीं है? क्या सुन पा रहे हैं? तो सर इस तरीके से UNCIP से कुछ नहीं हुआ तो यहां से चिट्ठी लिख के भेजेगा कि सर ये लोग आके कश्मीर में खाली खा रहा है, कहवा चाय पी रहा है और सूत रहा है, उसके बाद ऐसे ही सू के सर सबका वेट बढ़ गया है, ना दौड़ा जा रहा है ना कुछ कर रहा है। UNCIP वाले भी सोचा ऐसा मौज जीवन में मिलने वाला नहीं है, यहीं पे करते रहते हैं। यहीं पे ये सच बात है, काफी दिनों तक लोग रह गए यहाँ पे। इधर देखिए, तब सर अप्रैल 1948 में, अप्रैल, जनवरी के मतलब कहाँ आया? अप्रैल, 4 महीने में खा के भैंसा हो गया है सब UNCIP वाला। इधर देखिए, एक रिजोल्यूशन और पास हुआ जिसका नाम था UNS रिजोल्यूशन 47, और इस रिजोल्यूशन के तहत एक नया ग्रुप बनाया गया और बोला गया
कि अब तुम लोग से काम नहीं होगा, मिलिट्री ग्रुप एक भेज रहे हैं हम अपना, और मिलिट्री का दिमाग होता है सनका हुआ, तो जाके सनकाएगा तो थोड़ा शांति उनती होगा, तो एक ग्रुप बनाएगा जिसका नाम पड़ा इवन मौजिब। क्या नाम पड़ेगा? इवन मौजिब। आगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अब इवन मौजिब जो पड़ेगा, तो सर यहां इवन मौजिब, तो इवन यूनाइटेड नेशंस हो गया। आईपी का फुल फॉर्म क्या याद रहेगा? इंडिया पाकिस्तान। तो यूनाइटेड नेशन एम फॉर मिलिट्री, तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इवन सीआईपी फेल रहा कि सक्सेसफुल रहा? फेल रहा। तो सर अब एक नया ग्रुप आ गया, कौन? इवन मौजिब। और इवन मौजिब आया ना, तो इसने दो चीज किया, देखो इधर क्या किया। पहला चीज, ये जैसे ही आया, जम्मू कश्मीर में मिलिट्री का प्रेजेंस कम हो, इसने बोला कि मिलिट्री के पहले प्रेजेंस कम करो, और इसने लगभग बात मानकर मिलिट्री एडवाइजर जो समझ आया कि पाकिस्तान इसलिए मिलिट्री नहीं हटा रहा है क्योंकि इंडिया वापस ले लेगा, तो उसने इलीगली कैप्चर किया है, क्योंकि सर इसको पता था कि पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि सर मामला बेकार हो जाएगा। दूसरा, इंडिया इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अटैक कर सकता है और हमारा एरिया पहले छोड़े तो सही। तो 1949 में, इधर देखो 1948 अप्रैल के बाद, कब? जनवरी 1949, इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया। और यहां से अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। इंडिया एंड पाकिस्तान ने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया? सीज फायर, जिसका मतलब था, इसको कराची एग्रीमेंट भी कहते हैं, और इसके तहत एक था कि जो लोग जहां हैं यथास्थिति पहले वहीं पे बने रहिए, जो जहां है पहले मेंटेन वहां करिए, उसके बाद बात आगे चलाएंगे। ये बात वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर इंडिया बोलेगी चल ठीक है, मान लेते हैं, ताकि पहले सीसीपी हो जाए। और इंडिया फिर ये सोचा कि यहां के लोग ऐसे भी चाहेंगे कि पाकिस्तान से जुड़ना है नहीं, इंडिया से ही जुड़ना चाहे, तो इंडिया भी थोड़ा यहां पे इमोशनल हो गया और सोचा कि ठीक है, हम जहां पे हैं वही रहते हैं, पाकिस्तान जहां वही रहता है, और एक एग्रीमेंट होगा जिसका नाम क्या है? सीज फायर एग्रीमेंट। कोई भी इससे आगे नहीं बढ़ेगा, और इसके बाद आराम से लोगों को बुलाकर और पूछ लिया जाएगा, और उसके बाद मामला हो जाएगा कि भैया किधर होगा किधर नहीं होगा। सुन पा रहे हैं? तो आप मुझे बताइए, इवन सीआईपी से थोड़ा बेहतर काम कौन किया? इवन मौजिब। तो इवन उधर खुश हो गया कि चल बेटा कुछ काम तो किया है। इवन सीआईपी को बोलेगे तोहनी के खा के सुतत रहे सब, अब पीछे आ सब करे। समझ रहे? अब ये जो है काम इवन सीआईपी के पास, लेकिन अभी बुलाया नहीं है। इवन सीआईपी, देखो इधर, ऐसे भी पुलिस का आर्मी के साथ कभी नहीं बनेगा। सीआईपी जो ग्रुप है, वो सीआईपी ग्रुप ऐसा कुछ है कि वो डिप्लोमैट्स टाइप आदमी है, और मौजिब जो है मिलिट्री वाला आदमी है, और मिलिट्री आदमी का पुलिस से कहीं नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? आप जितना भी मूवी उठा के देख लो, उसमें आपको दिखाएगा कि मिलिट्री मैन का पुलिस से बनिए नहीं रहा है। आप कोई भी मूवी उठा के देख लोगे ना, वहां नहीं बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मामला है डिसिप्लिन का। अब मिलिट्री में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दरोगा जी आ रहे हैं, असद भाई उनका पेट पकड़ के 4 आदमी आ रहा है, तो यहाँ जो मामला सारा क्या है? डिसिप्लिन का है। यहाँ फोन किया वायरलेस से, वहां 2 मिनट में पहुंच गए, दरोगा जी का पेट लेके 4 आदमी पहुंच रहे हैं, तब तक पता चला कि मार के चला गया। समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है? मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप और सीआईपी ग्रुप में आपस में थोड़ा सा टकराहट शुरू हो गया। टकराहट क्या शुरू हो गया कि भैया ये जो है डिप्लोमैट्स है, काम करने नहीं दे रहे हैं, और मिलिट्री को रहा, मिलिट्री वाला इधर बताओ फेवर इवन किसको करेगा? मिलिट्री को करेगा कि सीआईपी को करेगा? मिलिट्री को करेगा, क्योंकि बोला कि भाई तो तुम तो कुछ काम नहीं कर रहे हो। सीआईपी को बोला खा के ऐसा ही भैसा हो गए हो, ये कुछ काम कर रहा है तो फिर तुम काहे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? तो बाद में जब देखेगा कि सीआईपी का और इन पे आपस में झगड़ा हो गया, तो सर इंडिया वाला समझाएगा ये देखो पंचायती करने के लिए बुलाए थे हम, पंच आपस में मारपीट शुरू कर देगा, ये पंचायती क्या करेगा? तो सर बाद में फिर इवन बोला कि एक काम करो, इवन सीआईपी को टर्मिनेट करो, इसको वापस बुलाओ, और इवन मौजिब को खाली रहने दो और उसको काम करने दो। क्या सुन पा रहे हैं? अरे जोर से बोलो। तो सर ऐसा मत बोल देना, ध्यान से समझना। तो लॉजिक क्या है इधर? ओवरऑल अगर देखोगे तो सर इवन सीआईपी भी आया, इवन मौजिब भी आया, लेकिन ओवरऑल दोनों में से किसी से भी प्लेबिसाइट नहीं हो पाया। तब तक इसी बीच में एक नया कांड हुआ, और वो कांड क्या हुआ याद करो? 1962। देखो इधर आया कब है? रिजोल्यूशन पास करा के 1948, 48 क्या 47 में ही मान लो, ध्यान से समझना। और इवन मौजिब 48 में आ चुका है। लगभग 14 साल हो चुके हैं, और इन 14 सालों में जनमत संग्रह प्लेबिसाइट आज तक नहीं हो पाया। और इस बीच में 3-4 कांड हो गया। पहला, पाकिस्तान ने ठीक ठाक एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया, जो पीओके एरिया में था उस चाइना को गिफ्ट कर दिया, और सिंपल बोल क्या दिया कि भैया ले जाओ, ऐस करो और इसमें जो करना है करो और इंटरलिंक कर लो। अब इंडिया बोला यूएनएससी से कि ये कौन सा आप लोग जो है न्यूट्रलिटी का गेम खेल रहे हैं? आपके रहते पाकिस्तान ने हमारा एरिया किसको दे दिया है? चाइना को गिफ्ट के तौर पे, और आप मुंह देखते रहे, आपने कुछ भी नहीं बोला।
और तब फिर पता चला कि ये तो ऊपर से ही बायसनेस है, ये तो बस एक मजाक चल रहा है जो पूरे दुनिया को न्यूट्रलिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है, और बदले में किसको फेवर किया जा रहा है? पाकिस्तान को। और अमेरिका पूरी तरीके से बायस्ड है। और इधर देखो, इस तरीके से आगे काम चलते चलते 1962 का भी विवाद हमारा चाइना के साथ हुआ। क्या अमेरिका ने कुछ बोला? नहीं बोला, जबकि अमेरिका यहीं पे था। तो इंडिया ने बोला कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट को रोक ही नहीं सकते हैं तो फिर आप वार को कैसे रोक दीजिएगा, और आपके रहते ही सारा कुछ हो जा रहा है, तो फिर हम पे आपको कोई भरोसा नहीं है। इंडिया ने तुरंत बोला कि जो झोरा झंटा है उठाइए, नहीं तो अब लाठी चलेगा। उसके बाद सारा हो गया, इवन सीआईपी और मुजीब। और फाइनली हमने पूरी तरीके से प्लेबिसाइट के लिए मना कर दिया। मतलब इन द सेंस हमने सिंपल बोला कि अब यूएन तो प्लेबिसाइट नहीं करा पाएगा, अब जो भी होगा वो हम और पाकिस्तान ही बात करेंगे, और इसका फैसला हम ही दोनों ले पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं। इधर देखो, 1963 पाकिस्तान गिफ्टेड सक्चगम वैली 5180 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया चाइना को, जो कि इसके बाप का भी नहीं था, इसने कैप्चर किया था। अमेरिका ने कुछ बोला क्या? नो, इवन वाज साइलेंट। 1962 में वार हुआ, कुछ बोला क्या? नहीं। हमारा 1962 चाइना कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि इंडिया समझ चुका था दैट यूएन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, क्योंकि यूएन मुजीब वाज आर्म ट्विस्टेड बाय यूएनएससी एंड काफी प्रेशर बाय यूएनएससी। यानी कि यूएन मुजीब और यूएनएससी पूरा का पूरा क्या है सर? पूरी तरीके से बायस है। आप सोचिए कि जिसको हमने बुलाया न्यूट्रल करने के लिए, हरामखोर, वो ही आदमी बायसनेस। क्या सुन रहे हो? तो ओवरऑल इंडिया का बिलीफ टूट गया या फिर बढ़ गया? टूट गया। सो इंडिया ने सोचा इस मैटर को अब हम बायलेटरली ही सॉल्व करेंगे, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, यही करेंगे। लेकिन तभी 1964 में नेहरू जी का डेथ हो गया। और ये देखो, 1963 में पाकिस्तान ने क्या दे दिया? सक्चगम वैली। अच्छी मजे से बताओ, क्या सुन पा रहे हो? तो पाकिस्तान सक्चगम वैली दे चुका है, और ये उसके बाप का भी नहीं है, और हम देखते रह गए। और कुछ लोग ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का ये एरिया देना शायद बहुत खतरनाक हुआ जवाहरलाल नेहरू के लिए, क्योंकि 1962 में हमने बहुत सारे एरिया तो ऐसे ही खो दिया चाइना के साथ। कुछ एरिया हमने पाकिस्तान ने फिर किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। शायद इसका दर्द नेहरू जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसका एक असर हेल्थ पे पड़ा। और एज ए पीएम, भले कुछ भी कह लो उनको, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने इंडिया को एक लेवल पे लेकर जाने की पूरी कोशिश करी, और हर पीएम ने कोशिश करी। तो सर इमोशनली इनको बहुत धक्का लगा। 1964 में नेहरू जी का डेथ हुआ, उसके बाद बने हमारे शास्त्री जी पीएम। क्या सुन पा रहे हो ध्यान से? और इसी समय 1965 में फिर पाकिस्तान क्या सोचा था? याद करो कि भारत कमजोर है, एक बार फिर क्या करो? अटैक। इधर देखो, हरामखोर 47 में अटैक किया। उस समय भी इसलिए अटैक किया, अपन लोग अभी संभले भी नहीं थे, अटैक कर दिया, और उसका मुद्दा बनाकर अभी तक चल रहा था। 1965 में फिर से एक बड़े नेता का डेथ हो रहा है, और पाकिस्तान फिर क्या सोच रहा है? एक मौका मिल गया है, और 1965 में फिर अटैक करेगा। और इसी 65 का अटैक है कि परेशान होकर इंदिरा गांधी बोलेगी कि अब हो गया, अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से इंटरनली बर्बाद करो। 1968 में रॉक क्रिएट किया गया, और रॉक क्रिएट करके क्या बोला गया? सर कुछ नहीं, सीधा का सीधा क्या बनाओ? बांग्लादेश। कुछ समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है? ये पीछे से चलता हुआ मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या कि जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद एक तो शास्त्री जी पीएम बने, शास्त्री जी को हल्के में लिया, तो 65 में तो हम कूच के मारे पहले। उसके बाद जब इसके बाद कूच के मारे, जब उसके बाद लगा कि अब पाकिस्तान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ध्यान से समझना, तो हमने सोचा क्या, अब एक काम करते हैं, अच्छा पाकिस्तान को हल्के में लेना मत, हरामखोरी का वो पीएचडी किया हुआ है, ये पूरा का पूरा फोकस हमारे पश्चिम पे कर दिया था, वेस्ट पे। ध्यान से समझना, हमारे वेस्ट पे करने के लिए आसान भी तो है। अरे ये हमारे वेस्ट में ही है तो इसको अटैक करना आसान नहीं है क्या? तो हमारे सर इसमें बहुत सारा मूवी भी आया। इसमें क्या हुआ ध्यान से समझना, पाकिस्तान थॉट कि शास्त्री जी इज ए वीक पीएम, कमजोर में कभी मत लेना मत दुश्मन को। दूसरा, नेहरू डाइड सो सभी को इमोशनल थे। तीसरा, जस्ट 1962 में इंडिया चाइना से हारा था, अरे है ना, और बुरी तरीके से हारा था। तो 1962 में चाइना से हारा था तो आर्मी क्या होगा? कमजोर होगा, और आर्मी का जो मोराल होगा वो भी डाउन होगा। ये किसने सोचा? उसको क्या पता था कि सर नेहरू जी पहले से ही 1959 के बाद से ही आर्मी को बहुत इकोनॉमिकली डेवलप करना शुरू कर दिए थे आर्म्स एंड वेपन्स में, क्योंकि सर नेहरू जी ने भी चाणक्य का सिद्धांत पढ़ा हुआ था, व्हेन द इकोनॉमी पावर आता है तो उसको मिलिट्री पावर बढ़ाना पड़ेगा। अरे सुन पा रहे हो? और हमारा मिलिट्री एडवांस होना ऑलरेडी शुरू हो गया था, और जैसी डेथ हुआ इधर वीक मोरल ऑफ द नेशन, क्योंकि लोग भी इसी गम में डूबे हुए थे। इधर देखो 1965
पाकिस्तान अटैक्ड ऑन वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। क्या नाम था? ऑपरेशन जिब्राल्टर। और ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है, इसका बेचारा सोचा था कि सब कमजोर है, लेकिन हमने जवाब इतना तगड़ा दे दिया कि सर उसको पता ही नहीं। रिटेलिएशन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट पाकिस्तान गेट शॉक्ड, क्योंकि वो सोचा ही था कि इंडिया तो अभी वीक है, इतना इतना तगड़ा कैसे मार दिया। देन अगेन फिर अगेन पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। समझ में आ रहा है? नाम भी देखो इसका, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। हमने उसको स्लैप मारा। तो ग्रैंड स्लैम के बाद यूएस वाज अपसेट विथ पाकिस्तान कि तुमने जो है क्यों ऐसा अटैक किया। और याद करो, पढ़ाया था कि 1965 में जब ये कांड हुआ तो अमेरिका ने बोल दिया कि तुम अटैक क्यों किए इंडिया पे। तब 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट जाकर रशिया के साथ कर लिया पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान, जो किसी का नहीं। क्या बुझा रहा है? तो 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर भी फेल हो गया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हुआ। हमने इतना मार मारा कि सर उसका जो पाकिस्तान का है मामला ही निपट गया। क्या सुन पा रहे हैं? 1965 जिब्राल्टर एंड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, इंडिया ने करारा जवाब दिया, पाकिस्तान के तोते उड़ गए। आ गया ना? अब नीचे नेक्स्ट, एक्चुअली 1962 के बाद से ही इंडिया ने अपनी मिलिट्री को जो है मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया था। 1962 कॉन्फ्लिक्ट को भी यूएनएससी जो है वो नहीं रोक पाया, जबकि बना था कॉन्फ्लिक्ट ना हो। याद करो, यही तो बना गया था कि इसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देंगे ताकि वार में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसको भी नहीं रोक पाया। इधर देखिए 1965 में पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया, उसको भी वो नहीं रोक पाया। सो यूएनएससी पे भरोसा हमारा खत्म हो गया, इसलिए इंडिया का डिप्लोमेटिक चेंज हो गया। और यहां से हमने सोचा कि अब जो भी है वो कुछ नहीं होगा, सबक सिखाने से ही होगा। इसलिए हमने 1968 में क्या क्रिएट किया? रॉ। और रॉ क्रिएट करके उसके बाद आगे की कहानी मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ। क्या बुझा रहा है? अरे कनेक्शन बन रहा है? तो अभी तक जो हम पढ़ाए हैं उसको ध्यान से अगर समझिएगा तो मजा आते रहेगा। फाइनली रॉ क्रिएटेड फ्रॉम आईबी, और ये कहानी में पूरा आपको डिटेल में बता चुका हूं। आगे उसके बाद रॉ का पाकिस्तान, रॉ ने क्या किया? फॉल्ट लाइन पकड़ा, कौन सा? ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान में जो लड़ाई हुआ उसको हमने किसी तरीके से सपोर्ट किया, शेख मुजीबुर रहमान। बोला था नाम? तो शेख मुजीबुर रहमान जिनका एक पार्टी था मुक्ति वाहिनी, और मुक्ति वाहिनी को हमने सपोर्ट किया, और मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर 1971 में पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है यहां तक? तो पाकिस्तान ने ना जानबूझकर हमको वेस्टर्न वाले रीजन में फंसाया था कि पश्चिम पे हम अटैक करेंगे तो इंडिया पश्चिम पे जवाब देगा, लेकिन इसको पता नहीं था कि इंडिया जो है तेज है। ये पड़ा है बेवकूफाना वाला हरकत। इंडिया बोला कि तू पश्चिम पे अटैक करते जाओ, हमारा वहां पे जितना आदमी है उसको जवाब दे देगा, लेकिन पूरा फोकस हमने लगा दिया पाकिस्तान के ईस्ट वाले पे, ईस्ट पाकिस्तान पे। उधर अटैक करता रहा, इधर रातों रात खबर आया कि बांग्लादेश बन गया। और उसमें क्या हुआ ध्यान से देखना, 90,000 से ज्यादा कैदी पकड़े हम लोग, और ऐसे ऐसे लोग को भी पकड़े जो भटक रहा था इन्होंने। और इसको बोले हम लोग क्यों पकड़े जानते हो? इस बोले कि इसको पकड़ के फिर हम पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फिर खेलेंगे। बांग्लादेश बन ही गया है, लोग को पकड़े हुए हैं ही, अब नया नया नतीजा खेलेंगे। जैसे सर हमास ने किया इजराइल के साथ। हमास ने क्या किया? इजराइल के बढ़िया बढ़िया ऑफिसर को पकड़ के ले आया, अब पकड़ के कैद कर दिया 50-55 गोड़ा को। बोला क्या हमास ने कि 10 लोगों को छोड़ेंगे तो आपका मतलब होगा कि आपको 1 से 2 दिन अटैक नहीं करना होगा। इजराइल पे शर्त रख दिया। इधर देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि डोमिनेंट कंट्री जो है, जो डोमिनेंट है, उस कंट्री से कोई आदमी कमजोर कंट्री उससे समझौता कर रहा है। अरे ध्यान से देखो, अब सोचो जो आदमी जीत रहा है उस आदमी से कोई समझौता करेगा क्या? नहीं करेगा। जो हार रहा है उसी से समझौता करेगा। और इंटरेस्टिंग बात है कि हमास ने उन लोगों को भी अपने अंडर में रख लिया जो सर कभी अंडर में रह नहीं सकते थे। और बाद में इजराइल बोला कि ठीक है हम वार नहीं करेंगे, लेकिन फिर जब इसने सबको छोड़ दिया इजराइल ने फिर अटैक कर दिया। अब खबर यह है कि हमास अब प्लान में है कि 2-3 हजार लोग को पकड़ के रख लीजिए और उसके बाद सब शर्त लगाते रहिए, इजराइल अपने आप उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और इसी डर से इजराइल को समझ में आ गया है कि यार ये पता नहीं, ये हमारे जो इधर एक वार हुआ था जिस वार में सबका ध्यान इजराइल जीतने पे था और एक आदमी का ध्यान था कि उसके मेन ऑफिसर को पकड़ के ले आओ। जिस तरीके से पाकिस्तान का ध्यान था हरि सिंह पे, पाकिस्तान सिर्फ हरि सिंह को खोज रहा था कि केने हरिया। अब हरि सिंह को जो खोज रहा है, हरि सिंह मिल नहीं रहे हैं, ध्यान समझो। और सर हरि सिंह के कमांडर का सिंपल ये था कि राजा मिलना नहीं चाहिए, बस राजा जो है वो बचा हुआ रहना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा आपको? इधर हमने 90,000 से ज्यादा प्रिजनर्स ऑफ वार्स को बनाया और इसके साथ बाद में जाकर हम इधर उधर कर रहे थे। इधर देखिए, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था 1971 में, रॉ ने कोवर्टली जवाब दिया। इधर देखो, हमने कभी भी पाकिस्तान पे अटैक किया क्या? नो। पाकिस्तान ने अटैक किया। इधर देखो, रॉ ने भी जो काम किया वो कोवर्टली काम किया। मैंने 2 शब्द बताया था कल, कोवर्ट और ओवर्ट।
तो कोवर्टली मतलब होता है सीक्रेटली ढंग से लड़ाई करना, और ओवर्टली मतलब होता है आउटसाइड एकदम दिखा के। क्या सुन पा रहे हैं? तो पाकिस्तान के सामने हमने रॉ को इस तरीके से पेश किया, मतलब कोवर्टली ट्रीट किया, ताकि पाकिस्तान हम पे अटैक करे और हम फिर उसको जवाब दे सके। हमने वैसा उनके साथ सिचुएशन बनाया कि वो लड़े, मतलब हम टेंटाई खोज रहे थे। समझ में आ रहा है कि हमको मौका मिले? टेंटाई समझते हैं ना, कि टेंटाई खोज रहे थे कि बस जानबूझ के जब लड़ाई लड़ना होता है तो क्या करते हैं, उसी के द्वार पे जाके टेंटाई खोजने लगते हैं जब पूरे तैयारी से आते हैं। तो सर टेंटाई खोजे, पाकिस्तान पे इतना मेंटल जो है मजबूत है नहीं, उसने अटैक कर दिया, रातों रात बन गया क्या, बांग्लादेश। आना जरा आगे। अब सर बांग्लादेश जैसी बना, याद करो कौन सा अग्रीमेंट हुआ था जब सीज फायर एग्रीमेंट के साथ, उसी का नाम है कराची एग्रीमेंट, बोला था ना। तो सीज फायर और कराची एग्रीमेंट आपको बोला था साइन हुआ था, जिसमें बोला गया था कि जो जाए वही रहे, यथास्थिति मेंटेन करेगा, स्टेटस की हो। इसको जरा पढ़ो तो कुछ समझ में आ रहा है? लोग ये बताते हैं, इसको पढ़िए, आप कनेक्शन बनेगा इसमें क्योंकि सीज फायर का नाम अब एलओसी हो जाएगा। हो गया? सोलिए। चलो आज इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है? 5 मिनट वाला पेज, 2 पेज और देख लो, उसके बाद जाना। तो अभी तक जो कहानी बताया वो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पहला, इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव आपको दिमाग में रहेगा। क्या सुन पा रहे हो? पाकिस्तान मानता है क्या, इधर ध्यान से सुन लो, उसके बाद फिर यहां से 2 पेज और पढ़ेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ये तो मजा खराब हो जाएगा। तो पहला, मानता है कि अभी तक इंडिया जुड़ा नहीं है, इंडिया हमको स्टेट नहीं मानता है, इंडिया चाहता है कि हम कब्जा, मतलब मिलिट्री के यूज करके हम पे कब्जा कर लेगा। सब बकवास की बातें हैं। आगे चलकर बात हुआ, मैंने बोला 2 तरीके के लोग, इधर एक था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, दूसरा क्या था, आईओसी। जम्मू कश्मीर जो है वो ज्वाइन किया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, भले ही साइन किया पाकिस्तान के साथ प्रेशर के कारण ताकि शांत हो, लेकिन उसके बाद आईओ किसके साथ साइन किया, इंडिया के साथ। तो ऑफिशियली इंडिया जो है 1947 के अक्टूबर में ही उसका पार्ट हो चुका था। और इसके बाद कश्मीर जो है, आगे चलकर मामला जब आगे बढ़ा तो हमने वहां से लश्कर ग्रुप को खत्म किया। लश्कर ग्रुप खत्म करने के बाद, लश्कर कौन था, पाकिस्तानी ग्रुप था, बाकी और कुछ नहीं था, पाकिस्तान आर्मी ने भेजा था। फिर वहां पे हमने पीओ का जो एरिया था उस पर हमने थर्ड पार्टी को बुलाया, जिसका एक पहला है यूएनसीआईपी, दूसरा कौन आया, इवेन मोजीब। इवेन मोजीब ने सीसीपी थोड़ा क्रिएट किया कि प्लेबिसाइट हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद फिर फाइनली आगे चलते चलते 2 चीज हुआ, बोला गया सीज फायर एग्रीमेंट, यानी कि कराची एग्रीमेंट होगा, जो जहां है वहीं रहेगा। और यह यथास्थिति जो है कहीं ना कहीं इवेन मोजीब ने कराया, जो एक सक्सेसफुल दिख रहा था। लेकिन शायद दुनिया का सबसे लंबा विवाद चलने वाला कुछ है कोई भी, तो है इंडिया का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर आता भी है या मेंस में तो आप लिख सकते हैं कि सबसे लंबा कॉन्फ्लिक्ट किसी एक मुद्दे पर चला है, वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, और इसको खूब पॉलिटिसाइज किया गया। खैर, अब हम आगे चल के आए तो 2 चीज पता चला। इधर हमने 1965 में भी जवाब दिया, 65 के बाद हमने 71 में भी जवाब दिया। ये सारा खेल अमेरिका देख रहा था। पाकिस्तान ने लगभग 6000 एरिया स्क्वायर किलोमीटर जो है चाइना को गिफ्ट कर दिया, कुछ भी नहीं बोला। तो हमने सर विश्वास खत्म हो गया। और इधर देखो, हम जानबूझकर अब समझ गए थे कि अब एक ही ऑप्शन बचा है, पहले पाकिस्तान को बर्बाद करो और उसके बाद पाकिस्तान के साथ फिर बायलैटरल मीटिंग होगा। अब इसीलिए इधर 1971 में जब हम उसको पीटे तो एक एग्रीमेंट किए, जिस एग्रीमेंट का नाम है कौन सा, शिमला एग्रीमेंट। और इस शिमला एग्रीमेंट के तहत 1972 में इंडिया रिटर्न 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। बट इंडिया ने एक बात बोला था, इंडिया सेड कि सीज फायर मतलब पीस होता है, शांति। लेकिन हरामखोर तुम हमेशा सीज फायर, अरे बीच में न्यूज में नहीं सुनते रहते बार बार कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, हमेशा न्यूज में आते रहता। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। आज से 10 साल भी बहुत हो गया, 10 साल 15 साल पीछे जाओगे ना तो हर दिन न्यूज में ही होता था कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ, सीज फायर का उल्लंघन हुआ। सर उसके बाद सोचा कि इसको जवाब देने का एक ही तरीका है, इधर देखना, डिप्लोमेटिक वर्ड है जिसका मतलब आप जो है डिमिलिटराइज करिए। फिर सीज फायर शब्द को हटाकर एक नया एग्रीमेंट किया गया जिसका नाम है सुचेतगढ़ एग्रीमेंट। क्या नाम है, सुचेतगढ़। और सुचेतगढ़ एग्रीमेंट में बोला गया कि शिमला एग्रीमेंट के अंदर ही आता है, लेकिन इसके अंदर 2 चीज होगा, सीज फायर लाइन का नाम चेंज कर एलओसी कर दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम हो गया, एलओसी। हमने बोला कि सीज फायर शब्द शांति वाला है, लेकिन शांति वाला काम यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, तो एक नया नाम हो गया, कौन सा नाम, एलओसी, जिसका नाम क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। आगे
इंडिया एंड यूएनएससी ने बोला कि बायस है क्योंकि जब प्लेबिसाइट नहीं हो पाया, सो ही सॉल्व बायलैटरली। इंडिया सिंपल बोला कि अब बेटा तुम्हारा बहुत हो गया नौटंकी, अब तुम निकलो यहां से। यानी कि अब जो है फाइनली 1972 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच बायलैटरल जो हुआ एग्रीमेंट हुआ, और जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने साइन किया। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइन किया, उसमें इंडिया बहुत तेज निकला। पहला साइन क्या करवाया, देखो, बोला कि इसके बाद से अगर कुछ भी होगा तो कोई भी इंटरनेशनल आदमी या इंटरनेशनल कंट्री हमारे और तुम्हारे बीच में नहीं आएगा सुलझाने। बोल हां, बोला हां, ध्यान से समझना। तो हमने पहले ही साइन करवा लिया पाकिस्तान से कि इंटरनेशनली कोई भी हस्तक्षेप करेगा तो एग्रीमेंट या उसकी बातें बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। इसी वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप और सारा लोग बोल रहा था कि हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो इंडिया कागजवा दिखा दे रहे थे कि देखो क्या कह ले रहा, कहे थे क्या कि तुम अगर कभी भी लड़ाई या विवाद होगा तो तुम किसी भी थर्ड पार्टी का बात नहीं मानोगे और वो बात को कभी भी उसका जीरो रखा जाएगा। क्या सुन पा रहे? तो हमने एग्रीमेंट करवा लिया। और ये एग्रीमेंट अब जब पाकिस्तान कभी भी जाता है अमेरिका से बोलने या रशिया से, देखो इंडिया ऐसा कर रहे, इंडिया बोलता है देख हम बोले थे कि विवाद होगा तो तुमको थर्ड पार्टी के पास नहीं जाने। पाकिस्तान में तो गजब काम किया है, और इस वजह से पाकिस्तान कुछ बोल भी नहीं पाएगा। अब दूसरा, अगर बोला कि पाकिस्तान अगर जम्मू कश्मीर मैटर को इंटरनेशनली ले जाएगा, देन वो भी बात नलीफाई हो जाएगा। यानी कि ना तो अब कोई इंटरनेशनल मीडिएशन आएगा। अब जैसी जब 370 का मुद्दा उठा, पाकिस्तान सबके पास गया, चाइना के पास। चाइना बोला पहले ही साइन कर दिल बड़ा, अब हमने क्या करी। ध्यान समझिए, चूंकि सर इधर देखो साइन हुआ है, उसके बावजूद कोई कंट्री हस्तक्षेप करे, इसका मतलब उसके सोवरेनिटी पे अटैक है, वार हो जाएगा। और इसीलिए अमेरिका सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बोल भी रहा था तो कैसे बोल रहा था कि अगर इंडिया चाहे तो, अगर इंडिया बोले तो हम तैयार हैं मीडिएशन बनने के लिए। इंडिया बोला बाहर रहिए ना तो मुंह में कुछ के श्री लेदर हो जाए। आप ध्यान समझिएगा। इधर देखिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चुप हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बोले। फिर बाद में चाइना को थोड़ा सा दिमाग में आया कि हम बोलते हैं, लेकिन सर एग्रीमेंट जैसी आ गया, इंडिया एक ही बात बोला कि वी हैव ऑलरेडी एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के तहत कभी भी कोई इंटरनेशनल मीडिएशन हमारे यहां जरूरत नहीं है। और फिर बाद में देखो धीरे धीरे पाकिस्तान को भी लड़ने लगा। नहीं होता है जो फिल्म में दिखाया जाता है, भाई भाई में जो लड़ाई होता है, बाद उसको भी लगता है कि हमनी का लड़ाई का मजा कहीं और लेता है। और मैंने बार बोला यही होता ही है, दुनिया का नियम है। अगर आपके घर में कोई मीडिएशन करेगा तो आपका घर बर्बाद होगा। पाकिस्तान वाले ने सोचा कि अब बाहर जाके भी कोई फायदा नहीं है, दोनों आदमी भाई मिलकर सुलझा लेते हैं। लेकिन नियत इतना जल्दी थोड़ी ना ठीक होता है, नियत तो गंदे रहता है। बाद में हमने जैसे ही काम किया, इसलिए पाकिस्तान जब भी यूएनएससी पे जाता है, इंडिया पेपर दिखा देता है, देन यूएस भी कहता है कि आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज आपने पहले ही से एग्रीमेंट कर लिया हुआ है। तो सर आप मुझे बताओ, अब कुछ भी विवाद होगा, पाकिस्तान अगर इंटरनेशनली मीडिया में जाता भी है, कहीं कोई थर्ड पार्टी को बोलता भी है, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? क्या नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने साइन करवा लिया। और ये साइन बड़ा दिमाग का तेज आदमी करवाए हैं। क्या सुन पा रहे हैं? और ये जो साइन होने के बाद, कब साइन हो रहा है बताओ? 1972, यानी कि 1971 1972 देश की आंधी। तो सर इंदिरा गांधी सोची कैसे काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैं बोलता हूं कि इस दुनिया में दो पीएम में से एक पीएम का जो है साइकोलॉजिकल रोल बहुत तेज, वो है इंदिरा गांधी। वो सर सिर्फ मारती नहीं थी, ऐसा मारती थी कि दर्द भी हो और कोई बोल भी ना पाए। अलग लेवल का लॉजिक है। इधर देखो, यहां भी मारा, सिक्किम में विवाद हुआ, उसमें चाइना को भी मारा, और चाइना को भी मारा। चाइना को कहा, चाइना बोला कहां मारा है, कहां मारा है? 5-7 साल 10 साल बाद कह रहा बड़ा दर्द हो रहा है। आप ध्यान से समझिएगा। तो सर ये जो है इंदिरा गांधी को इसलिए साइकोलॉजिकली पावरफुल माना जाता है, भले दुनिया उनको जो भी कुछ कहे। इंडिया में तो उनको बोला ही जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि सर इंडिया में राजनीति करना है, तो इंडिया में नहीं हो तो कहां होगा। लेकिन मैंने बोला कोई पीएम के कार्यकाल के बाद समझ में आता है कि पीएम ने क्या कांड किया है। और देखो उस समय इंदिरा गांधी अगर उस तरह से डिक्टेटरशिप वाला मामला नहीं चलाती तो कोई फैसला लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, ले ही नहीं पाती कोई फैसला। और ऊपर से समाज है पैट्रियार्कल, बस जो है जेंडर का जो है उसमें पैट्रियार्कल इतना ज्यादा वैल्यूएशन दिया जाता है। आधा से ज्यादा लोगों को इसी बात पर निपट गया कि हमको जो है ये इंदिरा गांधी चलाएंगी। और इंदिरा गांधी का कार्यकाल इतना आसान नहीं था, पूरे लोग आगे पीछे पड़े हुए थे। जिस तरीके से रजिया सुल्तान का कार्यकाल था ना बहुत पहले, तो उस समय था जिस समय रजिया सुल्तान को बैठने की हालत खराब था। लेकिन सर यहाँ इंदिरा गांधी का जीना दुश्वार था, और तब जाकर इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो हद ही से। इधर देखो ना, बांग्लादेश बना देना मजाक बात है। उसके बाद फिर दूसरा आगे आकर चाइना को मारना, 1962 का बदला लेना मजाक बात नहीं है ये कि इतना आसानी से कोई ले लेगा। तो ये दिखाता है क्या कि सर कितना उस समय भी जो इंदिरा गांधी का पावरफुल नेचर और स्ट्रेंथ कितना तगड़ा रहा हो। बाकी दुनिया जो भी कुछ बोले फर्क नहीं पड़ता है। इधर देखिएगा ध्यान से, तो लॉजिक क्या है कि सर इधर देखो,
पाकिस्तान हमसे कहीं पे भी जीता है क्या? अब बताओ, मैंने बार बार बोला है कि मेडल लगाता रहता है, काला मेडल लगाता है, समझ में नहीं आता उसको। तो सर अफगानिस्तान वाला हरा देता है, क्रिकेट मैच भी हरा देता है। इधर ध्यान से समझना। देखो इधर, जब आप किसी से लड़ रहे हैं और 3-4 बार हार गए तो पिनपिनाहट तो जगेगा। अब बढ़िया वाला जगेगा पिनपिनाहट। तो अब आप क्या कहिएगा कि पूरा ऐसा कुछ करते हैं ना कि पूरा बर्बाद कर दें। देखो, जो कमजोर आदमी है, जो कमजोर दिमाग का है, जिसका मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर है, वीक है, वो जब बदला लेने का चाहेगा उसके बाद, तो बहुत भयंकर बदला लेना चाहेगा कि मारने मुरने पे आ जाएगा। पाकिस्तान कौन सा स्ट्रांग है? जब हार उड़ गया, सब एग्रीमेंट भी हो गया, अब कुछ बचा भी नहीं था मीडिएशन के लिए, तो 1974 में कह रहा है हम अब न्यूक्लियर का टेस्ट करेंगे। ध्यान से समझना। और उस समय इंडिया ने भी अपना टेस्ट शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान का टेस्ट चूंकि सक्सेसफुल इसलिए आगे होकर चला गया इंडिया से थोड़ा सा पहले, क्योंकि सर उसमें यूएस का हाथ था और यूएसए ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ध्यान से समझना। हमको पता भी नहीं चलता अगर हमारा रॉ इतना ज्यादा ये चीज नहीं होता तो। इधर देखो, 1974 में इंदिरा गांधी ने एक और शुरू किया अपना शांति वाला, उसका नाम रखा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अरे बहुत पॉपुलर है। हालांकि इसी के कारण अमेरिका ने इंदिरा गांधी को घेरा। और मैंने बात आपको बोला भी था कि जब ये बनाया तो सर पाकिस्तान ने इस बात को उजागर कर दिया सबके सामने कि इंदिरा गांधी जो है टेस्ट कर रही है, और अमेरिका ने इसी कारण इंदिरा गांधी को बुलाया था। और जब इंदिरा गांधी को बुलाया, और मैंने बोला इधर ध्यान से, उससे पहले भी इंदिरा गांधी जा चुकी थी पाकिस्तान का कंप्लेन लेकर। किस बात के लिए? कि पाकिस्तान बार बार अटैक कर रहा है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? भाई आपको बोलना चाहिए 1965 में पाकिस्तान हम पे इतना अटैक कर रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि आप हमारे यहां पहले से भी हैं प्लेबिसाइड के लिए। क्या सुन पा रहे हैं सर? इंदिरा गांधी को जानबूझकर इस तरीके से पेश किया गया जैसे उनको पहले उनको 30 मिनट 20 मिनट रोक दिया गया, बाहर मिला ही नहीं। तो उसी समय मिला नहीं, तब जाकर इंदिरा गांधी ने बोला था कि अब पाकिस्तान को बर्बाद करो, जाकर रॉ क्रिएट करो और बर्बाद कर दो। और इसलिए इंदिरा गांधी ने उसके बाद से कभी भी यही बात अपना फॉरेन पॉलिसी में लाया कि हम किसी से भी उसी से जुड़ेंगे जिससे हम दोस्त का रिश्ता नाता रख सकें। अगर हम पे कोई जवाब अगर दे रहा है या हम पे कोई है काबिलियत आंख दिखा के बात कर रहा है तो हम आंख दिखा के ही बात करेंगे। और उसने अमेरिका को इतना तगड़ा जवाब दिया कि सर अमेरिका उसके बाद से लेकर आज तक भी कभी भी हमारे पीएम को या प्रेसिडेंट को 10 मिनट से ज्यादा वेट नहीं कराता है। क्योंकि 10-15 मिनट इंदिरा गांधी को वेट कराया तो पाकिस्तान बांग्लादेश में बन गया। क्या पता आधा घंटा करवाया रहता तो पूरा पाकिस्तान हमारे यहाँ आ जाता। समझ में आ रहा है? तो सर पीएम को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब से आधा घंटा रोकते उनके तो काम हो जाता। लेकिन देखिए इधर फाइनली पाकिस्तान ने भी अपना जो है न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दिया। इधर देखो, पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो अब्दुल कादिर खान। इसका स्टोरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चोर था ये ध्यान से समझना। कौन था? क्योंकि सर ये भागा था ये डेटा चुरा कर, तो चोरी कहेंगे उसको। अब्दुल कादिर खान जो है वर्किंग इन हॉलैंड रिटर्न टू पाकिस्तान और डिटेल चुरा कर भागा था। अब डिटेल चुरा कर भागा था कि बनाएंगे कैसे। जब वहां से भागा, इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, नवाज शरीफ का हाथ था। और पूरी पाकिस्तान के पीएम और जितना भी उसके कमांडर इन चीफ था आर्मी का, उस सब लोगों ने मिलकर अब्दुल कादिर खान को वहां से भगा लिया। इतना आसान नहीं था भागना। अरे एक साइंटिस्ट का भागना इतना इजी कभी नहीं हो सकता है। जो साइंटिस्ट न्यूक्लियर के बारे में जानता हो इतना आसानी से भाग जाएगा? कभी नहीं भाग पाएगा वो। और उसके पीछे यूएसए और उसका हाथ था कि अब्दुल कादिर खान को आता है, इसको बुलाओ। अब्दुल कादिर खान के लिए सर इतना ज्यादा जद्दोजहद किया गया, बुलाया गया। 1974 में पाकिस्तान स्टार्टेड मेकिंग न्यूक्लियर वेपन। 1974 में पाकिस्तान क्या कर दिया? इधर देखो, जब वार हार चुका है तो पाकिस्तान का सब कुछ बचा है क्या? नहीं। तो आंख दिखाने का एक ही मौका है कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट ले तो इंडिया को सबक सिखा देंगे। क्या सुन पा रहे हैं? इधर देखिए, 1970 से 80 के बीच इंडिया का हाई पॉइंट था, क्योंकि सर 1971 में हमने बांग्लादेश को मारा। 1972 में शिमला एग्रीमेंट करके हमने पाकिस्तान का मुद्दा ही समाप्त कर दिया कि अब हमारा सिर्फ जो भी एग्रीमेंट होगा कैसे होगा? बायलैटरल होगा। अरे क्या बुझा रहा है? तो लॉजिक क्या है? इधर देखो, क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले उसने कि सर इंडिया ने वो जो प्रिजनर्स को पकड़ा था वो क्यों नहीं उसके बेसिस पे कश्मीर से छुड़वा लिया? ध्यान से समझना। मैंने बोला पहले बढ़ाया था ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। अगर हम उससे सारा कुछ एक ही बार ले लेते तो तमतमा जाता, क्योंकि हम तो एक एग्रीमेंट भी करवा लिए, बांग्लादेश भी बना दिए, और ऊपर से सर मामला जो है हमने इधर ऐसा फेंक दिया कि पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं था। और कश्मीर भी उसी समय हम ले लिए रहते तो फिर जो है पाकिस्तान जो है बौखलाता, और बौखला कर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता कि फिर वो हमेशा के लाइफ लॉन्ग गलती करता, जो जर्मनी में हुआ। ध्यान से समझना। तो हमने इसीलिए सब कुछ इकट्ठा नहीं किया। हमने क्या बोला? अभी पहले ये वाला ले लो और फिर अभी बांग्लादेश बनाओ
और तब धीरे धीरे यहां से मामला निपटाएंगे पीओके से। और देख लीजिएगा वो सारा कुछ धीरे धीरे आएगा। क्या लोड लेते हैं आप, 24 आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, अभी फिर आएगा पीओके में। पीओके का लोग बोलना शुरू कर दिया पहले से कि हम इंडिया में जुड़ना चाहते हैं। काय परेशान है आप लोग, देखिए भी ध्यान से। तो सही देखिए यहाँ पे 1970 से 80 में इंडिया का हाई पॉइंट था, नो डाउट। इसी बीच में 81 से 82 पाकिस्तान ने खरीदा एक ऐसा ड्रेस जो हाई एल्टीट्यूड का ड्रेस था और ऐसा मटेरियल था जो ऐसे जगह पे इस्तेमाल होगा जहां का टेम्परेचर काफी लो या काफी हाई हो। रॉ ने देखा कि ये ड्रेस खरीदा क्यों गया है, ये यूरोप के अंदर खरीदा गया है, ध्यान से समझना। और यूरोप के अंदर ये लंदन में एक सप्लायर ने इस ड्रेस को बेचा, जो कि रॉ को वहां से पता चला। रॉ को जैसे ही पता चला तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रिफॉर्म किया और बोला कि ये ड्रेस का इस्तेमाल होता कहां से है। तो ड्रेस का जो है उसका नापा गया तो पता चला कि ये सियाचिन में, जो सियाचिन ग्लेशियर जो है वहां पे इस ड्रेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान से सुन पा रहे हैं, क्योंकि देखो हर ड्रेस का खासियत है, उस ड्रेस इतना सेंसिटिव एरिया कैसे नहीं पता चलेगा। सर हमने देखा कि यार इस सियाचिन का मामला चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान जो है टेस्ट वहीं पे अपने उस हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है। हम जब 1984 में वहां गए तो देखिए कि वहां का आराम से बैठ के सब ताप रहा है, यानी कि पाकिस्तान वाला अपना टेस्टिंग अलग लेवल पे शुरुआत किया गया है। सर हमने एक ड्रेस से पता लगा लिया कि वो ड्रेस का डिजाइन क्या है, उस ड्रेस का फीचर्स क्या है, कहां इस्तेमाल होगा, उस हिसाब से पता लगा लिया कि पाकिस्तान अभी कहां पे होगा, सियाचिन में होगा। ध्यान से समझना, जैसे हम गए इंडियन आर्मी सियाचिन में, जैसे वहां गई अभियान करने, तब तक वहां का आर्मी जो है इन्फॉर्म इंडिया, इधर इंदिरा गांधी, बट इन 1984 पता चला। सो इन 1984 इसमें से पहले ही पाकिस्तान कुछ करता, सियाचिन में हमने ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया और वहां पे ऑक्युपाई कर लिया इस एरिया को। ध्यान से समझना, यानी कि हम उस ड्रेस से पता लगा लिए और वो ड्रेस जो है उससे आइडिया लग गया कि सियाचिन में ही ऑपरेशंस कुछ होने वाला है, और सियाचिन के ऑपरेशंस को हमने ऑपरेशन मेघदूत से कवर अप कर लिए। देखो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंदिरा गांधी ने कभी भी मिलिट्री को, ध्यान से देखना, कभी भी मिलिट्री को रोका ही नहीं। और एक इन पे इंडिया में विवाद क्या लगता है कि इन्होंने मिलिट्री को हद से ज्यादा पावर दे दिया था। सब सोच के देखो, जब गोल्डन टेम्पल पे क्यों इनको सिख ने और ये सब मारा, क्यों? सर इंदिरा गांधी ने जब अटैक करने के लिए परमिशन दिया, हमारी इंडियन जब गई वहां पे आर्मी, तो सबको जूता खुलवा कर और चर्च में भेजाया गया, क्योंकि सर धार्मिक ठेस पहुंच रहा था। और जो भी आर्मी या सैनिक का ना पावर जो है ना जूते में होता है, उसकी ट्रेनिंग पूरी जूते में होती है। तो लॉजिक क्या है, वो गया पूरा का पूरा, बहुत सारे आर्मी हमारे मारे गए। जबरदस्ती साइन करवाया इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से और बोला कि अलाउ करिए कि आर्मी जो है जूता में पहन के जाएगा। एंड देन जब हम गए तो पूरा सैनिक जो है पूरा मार के बर्बाद करके आ गया। यह भी एक ऐसा कारण बना जो सिख का विवाद बना दिया गया और धार्मिक ठेस किया गया। फिर कुछ और भी ऐसे कारण बना दिए गए जिसमें इंदिरा गांधी को स्पॉटलाइट में ला दिया गया कि सर ये सिख विरोधी है, और इसलिए उनके बॉडीगार्ड जो कि दोनों सिख थे, दोनों ने बॉडीगार्ड नहीं मार दिया। और लॉजिक क्या है, यह मुद्दा भी किसका था, पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने सारा कांड किया, सारा कांड रचा, और उसको पता था कि इंदिरा गांधी अब रहेंगी जब तक, तब तक काम होगा नहीं। सर पाकिस्तान को पहले से पता था कि वो इसका बाप था, वो दिमाग नाक में दम किया हुआ था। कौन? अरे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बेटी है ना इंदिरा गांधी, जल्दी बताओ। अब सर बाप भी वैसा ही, बेटी भी वैसा ही, तो सर ये जो है कांड अलग लेवल पे हो जाएगा बर्बाद। बीच में वो शास्त्री जी कुछ दिन के लिए आए थे, हम लोग हल्का में लिए थे, वो पीट के चल गया। अब लॉजिक क्या है कि सर पाकिस्तान ने इंदिरा गांधी को घेरने के लिए ना सिर्फ डायरेक्टली वार किया, बल्कि धर्म का सहारा लेकर इंदिरा गांधी को मरवाया। अधिकतर लोगों को लगता है कि सिख ने मारा, गलत। वो पूरा का पूरा पाकिस्तान है। और मैंने बोला पाकिस्तान कभी भी पंजाब से अपना कभी भी कोई ऑपरेशन खत्म नहीं करता है, और इसीलिए पंजाब में मैंने बोला सिख ने म्यूजिक और सिस्टम को क्यों प्रचलित कर दिया, उनको कमजोर करने के लिए। और इस लेवल पे ताकि सिख में से आर्मी लोग कम आए और वहां का म्यूजिक सिस्टम का ट्रेंड इतना बढ़ा दो कि सब म्यूजिक 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 डांस भगना पाले करते रहे और हम वहां पे अपना जोन बना ले। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। इधर ध्यान में देखो, आप मुझे बताओ ना, कोई भी सिख इतना आसानी से देश के पीएम को तो नहीं मार पाएगा जब तक कि उसको एक बहुत बड़ा कॉज ना मिल जाए। और कॉज क्या है? खालिस्तान का मामला उठा देना, कि सर पूरा मामला उठा दिया कि जो है इंदिरा गांधी जो है सिख का एकदम विरोधी है, और इस लेवल पे उड़ा देना कि सर इंदिरा गांधी का मामला जो है, सोचो ना उनका बॉडीगार्ड इतना हिम्मत कैसे हो जाएगा कि बॉडीगार्ड मार देगा। लेकिन सर उस बॉडीगार्ड में उसके मानसिकता में क्या फिट कर दिया गया कि सिख विरोधी है, और सिख विरोधी है, और सिख लोग जो होते हैं बड़े डिसिप्लिन टाइप के इंसान होते हैं, और धर्म से तो उनका कुछ नहीं, उनका धर्म से जो है बड़ा अलग किस्म का लगाव होता है। तो लॉजिक क्या है कि अगर ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान ने भी हमारे साथ गेम खेला, और पाकिस्तान ने सिर्फ यही गेम नहीं खेला, इसके बाद राजीव गांधी के साथ भी गेम खेला गया। और इंटरेस्टिंग बात देखो,
राजीव गांधी जो है वो आदमी है जो नक्शे कदम पे भी इंदिरा गांधी के चल रहे थे, जिनको हल्के में फिर लिया गया था और राजीव गांधी को भी फिर मार दिया गया। तो लॉजिक क्या है कि जितने भी लोग का हत्या हुआ है उन सब में सबसे ज्यादा इनसिक्योर कोई था तो पाकिस्तान, अमेरिका और सारे लोग थे, क्योंकि सबको पता था कि ये सब जो है बड़े डोमिनेंट टाइप के आदमी, ये सुनेगा नहीं किसी का और ये करेगा भी अच्छा काम। और इस टाइप का आदमी जब होता है तो सर उससे पूरा देश डरता ही है। तो फाइनली ये वाला ओवरऑल मामला यहां तक बनता है। कल हम आपको या उससे पहले जिन लोग को पढ़ाया था दौलत बेग ओल्डी वाला पढ़ाया था, जो चाइना वाला में हमने बताया था। फिर भी हम यहां से शुरुआत करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं कुछ भी करें, कल से कंटिन्यू करेंगे। क्या सुन पा रहे हो ध्यान से? तो ओवरऑल अगर अभी हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हैपेंड व्हेन पाकिस्तान आर्मी ऑक्युपाइड सियाचिन ग्लेशियर एज द यूएसएसआर विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। याद करो 1984 1988 के करीब यूएसएसआर लड़ रहा था ना, अरे अफगानिस्तान में, जब वहां से उठ के चला गया था और हम भी उससे तो थे वहां पे, और हम इस सारा पाकिस्तान और नौटंकी इसलिए तो देख रहे थे कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है। अगर हम उस समय नहीं कह रहे थे तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर आगे चलकर 1986 में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन रेडी किया। इंडिया को बहुत बार आंख दिखाता था, बाद में आंख दिखाता था, तो वही जो डायलॉग आया बाद में, और बाद में डायलॉग आया यही आया सिंपल, इधर देखो अलकायदा वाला ग्रुप बता चुका हूं, सब जेनेवा कोड बता चुका हूं, सब कनेक्शन आकर हो जाएगा और आंख दिखाता है। और बाद में जब पाकिस्तान ने अपना ये न्यूक्लियर वेपन बना लिया ना, हर बात में एक ही बात बोलता था, बम मार देंगे। जब किसी कमजोर आदमी के पास अगर एक बंदूक आ जाए गलती से, या कमजोर आदमी जिसके पास पैसा कभी नहीं रहा, 10,000 रुपए आ गए, पूरा लोग सगा में पूछा था कि जमीन बेचे के बका, उसके पास कितना पैसा है? 10,000। और सब पूरे गांव में हल्ला हो गए, फलनाओं का बेटा राम खिलौना पड़ा, पैसा लिया बस सारा। सब पूछा था कि जमीन किने के बाद, आप समझ में आ रहा है, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि जमीन सब लोग खरीद रहा है। और ये जो मौज यही पाकिस्तान का हाल है। इसने क्या बना लिया? एक न्यूक्लियर वेपन। सुन पा रहे हैं? और हर बात में क्या बोल रहा है? मार देंगे। बाद में तब वो जो पाकिस्तान ने अमेरिका से प्रेशर बनवाया, अब किस पे? अटल बिहारी वाजपेयी पे, कि अगर नहीं आपने वापस लिया और ये मिलिट्री और ये सब कुछ, तो हम जो है न्यूक्लियर बम चला देंगे। तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया था कि दम है तो चला दो, कल तुम्हारा पूरा पाकिस्तान सुबह नहीं देखेगा। और तब जो है पाकिस्तान का जो है हैंगरी अलग लेवल का निकला। और इसे ये बात स्टेटमेंट, अगर भाषण सुनिएगा, ये भाषण खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला है कि मैंने पाकिस्तान को बोला कि अगर तुमने न्यूक्लियर बम दिखा दिया तो पूरा पाकिस्तान कल जो है सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ये स्टेटमेंट में बोला है, भाषण में बोला है। और उसके बाद पाकिस्तान का जो है क्या वो सिटी पुट्टी गायब हो गया। तो लॉजिक क्या है? कमजोर आदमी जो है वो किसी एक ही चीज पे उठता है, लेकिन जो मेहनती है, जो वाकई में बहुत मेहनत किया है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और इसीलिए आपको दिमाग में रखना है कि मेहनत करिएगा तो ऑप्शंस बहुत है, मेहनत नहीं करिएगा तो आपको लगेगा कि बस यही है। इसीलिए फर्क क्या होता है सक्सेसफुल और फेलियर में? सक्सेसफुल आदमी रिस्क लेते रहता है क्योंकि वो मेहनत करते रहता है। अब आप घर में गए, घर में बैठ गए, आप काम ही नहीं कर रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा डाउन। और आप खाली गिन चुन के, ज्यादा दिन भी नहीं, 4 दिन पढ़ लो, 4 दिन भी छोड़ो, मैं तो कहता हूं 2-3 दिन पढ़ लो तुम 6 घंटा, इतना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ना, बोलेगा सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दोगे तुम, आईएएस कुछ नहीं है आपके लिए। लेकिन चूंकि आप पढ़ नहीं रहे हो तो कॉन्फिडेंस इतना डाउन चला गया है कि आपसे लग रहा है आपसे अब कुछ नहीं होगा, बस आप शादी कर दो, मामला नहीं पड़ जाए। और शादी इतना जल्दी, मैंने 12 बोला, वही कैसे करोगे शादी? शादी करके अपना बर्बाद करना है जीवन तो करो, भगवान आपका मालिक। खैर ओवरऑल आते हैं, मैं बस ये चाहता हूं कि आप पढ़ें, पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, और इधर छोटी छोटी चीजों से कॉन्फिडेंस आता है, कंटिन्यूटी से कॉन्फिडेंस आता है, लगातार जाओगे कॉन्फिडेंस आएगा। इसे लगातार रहना है, मामला निपटाना है। इसके आगे का पाकिस्तान में बहुत सारा मुद्दा है। इंडिया ने फिर कैसे किया, बस डिप्लोमेसी वाला क्या किया, ऑपरेशन सफेद सागर भी इंपॉर्टेंट है, मनमोहन सिंह, फिर उसके बाद ये जो हमारे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरा देखेंगे, ठीक है, तब उसके मामला आगे बढ़ेंगे। गुरुद्वारा डिप्लोमेसी एक है, एक ये वाला हम गुरुद्वारा डिप्लोमेसी पढ़ा देते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। इसमें थोड़ा पाकिस्तान का आपको दिखेगा कि थोड़ा सा इंसानियत उसमें भी बचा हुआ है, बाकी तो सब ठीक है। तो ओवरऑल हम पूरा कहानी आपको बता देते हैं, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग कल क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो तो जरा आप एक बार देख लो भैया, ताकि आपको राहत मिल जाए। पहले देखो नैरेटिव है, इसको रिवीजन कैसे किया जाता है, तो मैंने बोला रिवीजन अगर करना है तो ऊपर वाला टॉपिक देख लो खाली, पाकिस्तान का नैरेटिव और बिलीफ सिस्टम क्या है। बिलीफ सिस्टम हरामखोरी वाला है, ठीक है। दूसरा ये ब्रिटिश टेरिटरी, 2 याद रहेगा, कौन कौन सा एग्रीमेंट, नाम बोलो, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये 2 चीज था ऑप्शन जुड़ने के लिए, कोई चाहे तो डायरेक्टली जुड़ सकता है। कांग्रेस का क्या पक्ष था इंडिया का, कि सारा लोग जो सहमत करे वो काम करना है। मुस्लिम लीग वाला क्या था, जो रूलर चाहे वो एकदम पूरा, यहाँ पे भी उसका जो वैसा ही, जूनागढ़ के रूलर वैसा ही थे, जो चाहते थे पाकिस्तान में जुड़े, लेकिन लोग बोला कि जुड़ जाए बताओ, उसके बाद हो ही धाराशाही।
कटाई हुई। तो सर लॉजिक क्या है, आईएनसी का अप्रोच ज्यादा पॉपुलर रहा। आगे जम्मू कश्मीर का मामला आता है तो हरि सिंह बेचारा आजाद रहना चाहते थे, आजादी रह गए, ऐसा आजाद हुआ, ध्यान से समझिएगा। हरि सिंह ने फिर बाद में क्या किया, स्टैंड, अच्छा सोचो, हरि सिंह ने जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतिहास में लिखा हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के उस सबसे ज्यादा मतलब कोई आदमी गुस्सा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। नेहरू फिर भी अपना लेके अपना शांत कर ले रहे थे मामला, लेकिन सरदार वल्लभ पटेल कैसे क्या करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उन्होंने ऑर्डर भी दिया था। सरदार वल्लभ पटेल बहुत सारे लोग ऐसे ही निपटाए हैं। राजस्थान का भी जो एरिया है, राजस्थान में भी जो है वहां का राजा वो भी बहुत तेज बन रहा था, तो बोले कि सुन रहे हैं कि तुम आजकल पाकिस्तान में जिन्नत से मिल रहा है, कह रहे नहीं अगर आप हमको अच्छा ऑप्शन नहीं दीजिएगा तो मिलवे करेंगे। तो बोले अच्छा, तुम्हारे बाप जो थे हमारे दोस्त थे। राजा जी को वीडियो में बहुत अच्छे से उसमें बनाया है, बोला कि बाप दोस्त थे तो समझ लेना कि हम तुम्हारे दोनों हक से मार सकते हैं, गार्जियन के हक से भी और उसके बाद जो है वो समझ गया बेचारा, वो ऐसा समझा कि उसके बाद दोबारा जो है वो एग्रीमेंट क्या के लिए करने जाए, कैसे लोग हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा, जिन्ना का एग्रीमेंट अलग लेवल के चलता है, खाली पेपर दे देता है ज्यादा, लीजिए साइन करके, अब देखे या चला आता है, तो थोड़ा सा आप देखिएगा तो आपको मजा आएगा। तो फाइनली स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन क्या आईओए किसके साथ साइन हुआ, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ। उसके बाद हम यहां से ऑफिशियली पार्ट हो गया इंडिया का कश्मीर, और जहां से पार्ट हुआ बचा प्लेबिसाइड का मामला, लश्कर वाला मामला आपको याद रहेगा ना। प्लेबिसाइड में कौन पहला, यूएनसीआईपी और यूएन मोजीब। सर यूएनएससी ने रेजोल्यूशन कितना जल्दी पास किया, इस बात से आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना इंटरेस्ट था उसको। और कहा जाता है इसमें कि उसके पीछे भी उसका हाथ यही था कि पाकिस्तान को डोमिनेट किया जाए, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर में सपोर्ट किसका किया, यूएसए का किया। आगे माउंटबेटन, नेहरू के एडवाइस किए, ये सारा कुछ की न्यूट्रल वाला पार्ट ये हो गया। आगे आओ, यूएनसीआईपी यूएन मोजीब याद रहेगा, तो सीसीपी कंडीशन हो पाया, लेकिन यहाँ पे मोजीब का बस इतना था कि कराची एग्रीमेंट जो हुआ उसमें सीज फायर एग्रीमेंट वो एक सक्सेसफुल रहा कि यथास्थिति मेंटेन कर दिया गया, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कराया। यूएनसीआईपी खा के मोटाया खाली, बाकी उसके साथ कुछ नहीं हुआ। फाइनली यूएनसीआईपी को बुला लिया जाएगा। आगे चलकर दो चीजें होंगी और उसमें आपको दिमाग में रखना है कि सर 1950 तक आते आते यूएनसीआईपी को टर्मिनेट कर दिया गया, यूएन मोजीब को बोला गया कि आप जो है कंटिन्यू करवाइए। इधर सबसे लंबा विवाद चलने वाला भारत का यही है। उसके बाद इंडिया का भी जो है समझ चुका था कि पाकिस्तान ने इतना सारा गिफ्ट कर दिया एरिया, चाइना हमको पीट भी दिया, हमने कुछ भी जो है इतना सारा कांड किया, उसका कुछ भी मतलब नहीं बोला। किसने, अमेरिका ने मतलब अमेरिका नहीं, यूएनएस ने कुछ नहीं बोला। फिर फाइनली हम आगे मामला चल गया। अब आगे आकर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि सर नेहरू ने अपना एक बोला कि अब इसके बाद से बदला लिया जाएगा और कांड हो जाएगा। ये वाला राइट वाला ही खाली पढ़ लो 1 मिनट में, तब तक। हाँ हेलो, ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना। 1962 इंडिया चाइना, अच्छा ये इंडिया चाइना वार मत लिखना, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट लिखना, ठीक है, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट लिखना। इंडिया रियलाइज द फेलियर ऑफ यूएन टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, द यूएन मोजीब आल्सो फेल्ड टू क्रिएट कंडीसिव कंडीशन फॉर प्लेबिसाइड, दिस कंपेल्ड इंडिया टू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोच। नेक्स्ट आगे 1965, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ये दोनों कौन चला, इंडिया के पाकिस्तान। हमने इसका जवाब दिया नहीं भैया, कहा मतलब 1965 में हमने कोई ऑपरेशन मेघदूत तब चला जब उस समय 1984 में वो क्या किया, सियाचिन वाला मामला आया तब चलाया, ये ध्यान रखना, पूछता है कभी कभी। तो ऑपरेशन मेघदूत हमने चलाया सियाचिन के जवाबदेही करने के लिए, जब ड्रेस खरीदा था तब। अब उसके बाद फिर फाइनली रॉ क्रिएटेड वाला सब बता चुका हूं आपको। इसके बाद जो भी मामला है वो कल कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया है, उसके लिए आंख दिखाएगा, कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, यहां तक कुछ समझ में आया, जोर से बोलो। अच्छा देखो इधर, जब यहां पे पढ़ रहे हो 1984 कि 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, तो ये भी ध्यान देखना कि अफगानिस्तान में हम उस समय एक्टिव थे, तो अफगानिस्तान में एक्टिव थे तो अफगानिस्तान में भी चल रहा था, इधर भी चल रहा था, तो कनेक्ट करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है, आज यहां तक रखते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, कल बढ़ाते हैं।